हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग किस टॉपिक का सुपर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सुपर क्विक रिवीजन ऑफ फिस्कल ऑडिट। लेट मी टेल यू ऑल गाइज, फिस्कल ऑडिट में इनिशियली वी हैड टू टॉपिक्स। फिस्कल ऑडिट में वी हैड टू टॉपिक्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन का ऑडिट जैसे कि फॉर्म 3CD पढ़ना, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर ऑडिट जैसे कि जीएसटी में जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन करना। एज पर द रीसेंट अनाउंसमेंट, May 22 एग्जामिनेशन के लिए जीएसटी ऑडिट आपके सिलेबस में नॉट एप्लीकेबल है। तो आज जो हम लोग सुपर क्विक रिवीजन कर रहे हैं रेलिवेंट फॉर May 22 एग्जामिनेशन, वो करेंगे ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स ऑडिट। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस, आई लिटरली वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट गाइज। हम लोगों ने एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर द अटेम्प्ट इन द फर्स्ट गो। इसी एग्जामिनेशन में आपका सीए करियर पूरा ही बनाना है। तो गाइज, दिस इज द आइकॉनिक, दिस इज the flagship program made for you all. Guys, you all can evaluate our plus courses which are already launched on the platform, an iconic program in addition to that. I have started with a fast track batch for May 22. अगर आपकी भी ऑडिटिंग की तैयारी नहीं हुई है, what are you waiting for? Fast track में we are going to cover each and everything, deep detail, question answers, MCQs, RTP, MTP, सब कुछ कवर होने वाला है, and that has already started on the platform. रिकॉर्डेड जो सेशन है वो n नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस. सो गाइज, डू इवैल्यूएट दीज प्लान्स and apply the code AUDIT-SAR in order to take up the maximum possible discount. Now, चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि है फिस्कल ऑडिट का. हाँ, बिफोर आई टीच यू फिस्कल ऑडिट, बिफोर आई टॉक अबाउट द फिस्कल ऑडिट, मैं आपको और एक चीज बताने वाली हूँ. अभी मैं आपको, मतलब ये जो सेशन है वो हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होगा. पहला, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी. दूसरी चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेमोरी टेक्निक ऑफ द क्लॉजेस, एंड तीसरी चीज क्लॉजेस का क्विक रिवीजन होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी टॉपिक, दैट इज एप्लीकेबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉस. वहां पे भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस अमेंडमेंट्स है, साथ साथ में करते चलते हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑडिट. सबसे पहला, आप बिजनेस में हो या फिर आप सर्विसेज में हो, द बिजनेस फॉलिंग अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दैट इज 44AE, 44BB, 44BBB. अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप हो तो इफ द इनकम इज लेस देन 6% और 8% एज द क्लॉज एज द सेक्शन प्रोविजन टॉक्स अबाउट ऑफ द टर्नओवर, और इफ एट ऑल द टर्नओवर इज मोर देन 2 crores एंड द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ऐसे असेसी को डायरेक्ट टैक्स के अंदर ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा. दूसरा, व्हेन आई टॉक अबाउट अदर बिजनेस, नॉट प्रिजम्पटिव, अदर बिजनेस के लिए इफ इट ऑल द टोटल सेल्स, टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट ऑफ द टर्नओवर एक्सीड्स ₹1 CR, देन टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. मैम, दिस 1 CR कैन एक्सटेंड टू, यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है. कहता है कि द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 crore to 5 crore. मतलब ये 5 करोड़ माना जाएगा इफ योर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बैंकिंग चैनल्स इज नॉट लेस देन 95%. मतलब आपका जो पूरा बैंकिंग चैनल के हिसाब से ट्रांजैक्शंस है, दैट इज नॉट लेस देन 95%. टोटल सब कुछ बैंकिंग चैनल के वाया होता है, तो मैं आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ मान करके एप्लीकेबिलिटी करूंगी. नेक्स्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट सर्विसेज, इफ इट ऑल द ग्रॉस रिसीट और द सर्विसेज या फिर इनका टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs, देन टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा. नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. एज पर सोर्सेज, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि प्रीवियस अटेम्प्ट के MCQ में पूछा जा चुका है ऑलरेडी. पहला क्वेश्चन, डीबी प्राइवेट लिमिटेड हैज अ टर्नओवर ऑफ 125 lakhs, मतलब 1 crore 25 lakhs फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. अब प्राइवेट लिमिटेड है तो हम लोग ये कहेंगे कि सेक्शन नंबर 44AD इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनी एज एन एसएससी. Hence, 2 करोड़ का लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीबी प्राइवेट लिमिटेड टू, एंड हाँ, बिकॉज इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, इनको ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा. नेक्स्ट, मतलब ये प्रिजम्पटिव में नहीं आता है, अदर बिजनेस में आता है, ऑडिट करवाना होगा. ABCN कंपनी एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनका है 165. बेसिकली ये पार्टनरशिप फर्म है. पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या 44AD एप्लीकेबल होता है? हाँ, होता है. तो हम लोग कहते हैं सिंस 44AD इज एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे 2 कंडीशंस हमको चेक करनी पड़ेगी. इनकम
लेस देन 6% और 8%, या टर्नओवर मोर देन 2 करोड़। यहाँ पे अज्यूमिंग कि इनका मिनिमम प्रॉफिट 8% होगा, बट ये जो है टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर आपने प्रेजेंटिव बेसिस पे ऑप्ट किया या नहीं किया उसके हिसाब से आपको ऑडिट करवाना होगा। इफ द फर्म do not opt for presumptive income, then he has to get its books of accounts audited. If at all it is opting for presumptive income, तो यहाँ पे मैं 2 करोड़ की लिमिट चेक करूंगी, देखूंगी कि मिनिमम प्रॉफिट 8% या 6% है या नहीं, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी लगाऊंगी। नेक्स्ट, Mr. Anand Khatre, a commission agent, has a commission receipt of 137 lakhs, that is 1 crore 37 lakhs. क्वेश्चन ये होता है, क्या 4480 इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है? यस। क्या 4480 कमीशन एजेंट्स पे एप्लीकेबल है? नहीं, बिकॉज ये 4480 कमीशन एजेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। हमारा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितना होगा, 1 करोड़ या 2 करोड़? 1 करोड़, ठीक है। ये 1 करोड़ से इनकी टर्नओवर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाएंगे अंडर 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? यस। So though the section 44AD is applicable to individual, it is not applicable to commission income. In the given case, Mr. Anand earns a commission income. He cannot take the benefit of 44AD, मतलब 2 करोड़ की लिमिट नहीं आएगी। In such request, minimum commission agent 1 करोड़ से एक्सीड होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाए जाएंगे। इन सारे आंसर्स में बच्चों एक और पॉइंट एडिशनली आपको बैकग्राउंड में सोच करके रखना है कि अगर इन सारे ही बिजनेस का बैंकिंग के वाया जो चैनल है, जब बैंकिंग चैनल्स के वाया जो ट्रांजैक्शन है वो 95% है, इसके ज़्यादा है, तो हम लोग को 5 करोड़ का लिमिट भी लिख करके आएंगे कि अगर ये जो बिजनेस पर्सन है, अगर ये बिजनेस पर्सन का टर्नओवर या फिर ट्रांजैक्शंस 95% इज वाया बैंकिंग चैनल्स, तो हम लोग ये 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ की लिमिट के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी करवाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एप्लीकेबिलिटी सेज, मिस्टर विशाल राका ओनिंग एंड बिजनेस एजेंसी ऑफ सैमसंग मोबाइल फॉर out of Pune and makes turnover of 87 lakhs। अब ये तो टर्नओवर की लिमिट में नहीं आ रहा है, ना 1 करोड़ से ज्यादा है ना 2 करोड़ से ज्यादा है, सीधा सीधा हम बोलेंगे कि भाई साहब टैक्स ऑडिट करवाना नॉट एप्लीकेबल रहेगा। He need not get his books of accounts audited under 44AB। नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमारे पास है 3 चीजें। सबसे पहला फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD। फॉर्म 3CA इज फॉर अ पर्सन हु कैरीज अ बिजनेस एंड जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर जिनके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं अंडर एनी अदर लॉ। फॉर्म 3CB इनके लिए फाइल करना होगा जो लोग ए में कवर नहीं होते, मतलब जिन लोगों का ऑडिट कोई दूसरे एक्ट के अंदर नहीं हो रहा है। फॉर्म 3CD इज अ मैंडेटरी। ये लोग कहते हैं कि दिस फॉर्म 3CD कंटेन्स ऑल द प्रोविजंस ऑफ रिपोर्टिंग, जहां पे मियरली हमको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है ऑफ द असेसी। डन, परफेक्ट है इतना। मॉड्यूल योर पेज नंबर 12.5 में मैंने आपको 3 फॉर्म्स पढ़ाए। फॉर्म नंबर 3CA, 3CB, 3CD एंड देयर इज वन मोर फॉर्म नंबर 3AE। Form number 3AE. What is this talking about? Audit of accounts with respect to the claims of deduction under section 35D and 35E. The conditions जो भी specify की हुई है for claiming the expenditure, preliminary expenditure incurring before this initiation of the business, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे also you need to make sure in respect of the assessee other than a company or a cooperative society, these deductions are admissible only if the accounts for the year or the years as per the specific accountant defined under 288 subsection 2, and the report of such audit shall be furnished along with the income tax return. Rule 6AB of Income Tax Act 1962 provides that the report of audit required to be furnished by the above mentioned assessee under section 35D and 35E should be in form number 3AE। मतलब इन असेसी को जो भी क्लेम कर रहे हैं द एक्सपेंडिचर अंडर 35D 35E उनको सबमिट करनी होगी ये इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 3AE। While doing the audit, the auditor is expected to follow the general principle as mentioned under the standards. Understood? So totally 4 forms, 3CA, 3CB, 3CD, form 3AE। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So this is the applicability, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। 5% वाला पॉइंट, टैक्सेशन प्रोविजन, ये वाला एक्सप्लेनेशन हो चुका है। एंड देयर इज वन मोर आंसर आई वांट टू डू, ये है आपके अकाउंटेंट एप्लीकेबिलिटी अगेन 44AB वाले प्रोविजंस। अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन,
कि कौन कर सकता है टैक्स ऑडिट? काउंसिल गाइडलाइंस को फॉलो करना। एंड ऑल्सो गाइज एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के गाइडलाइंस मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट आप ले सकते हो एट अ टाइम। इफ इट ऑल इट इज अ फर्म 60 पर पर्सन पर पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। And this is a penalty for not getting the accounts audited as per section 44A(b). Very important guys, as per section number 271B of Income Tax Act 1961, the penalty shall be the lower of the following amounts. The lower of the following amounts. Point number 1, 0.5% of the total sales, gross receipts, या फिर as the case may be, or rupees 1,50,000, whichever is less. However, according to section 273B, no penalty shall be imposed if at all there is a reasonable cause कि यार that failure was caused because of some specific reason, तो हम लोग penalty लेवी नहीं करेंगे। Okay, these are the auditing procedures. These are the audit reports. Now, before I start with audit report form number 3CD के clauses, I want you all to go through the memory technique. पहले सारे के सारे memory technique के वाया सारे के सारे clauses को revise कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे with the revision of form 3CD के clauses. Okay, तो पहले तो हम आपको बता दें फिजिकल ऑडिट के मेमोरी टेक्निक में फिजिकल ऑडिट के मेमोरी टेक्निक में आपको कुछ नंबर्स और कुछ अल्फाबेट्स बाय हार्ट करने हैं स्टूडेंट्स। बचपन में तो सुना ही होगा ABCD, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? A for apple, B for ball, C for cat, ऐसा पढ़ा है? बस यही टेक्निक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो बचपन में हमें पढ़ा है उसी को यूज़ करके आज CA फाइनल लेवल पे हम एक मेमोरी टेक्निक बना रहे हैं। सो A स्टैंड्स फॉर 1। नाउ फॉर एवरी क्लॉजेस जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वहाँ पे आपको करना है ऐड 10। सो A will actually resemble 11. B is 2, but you will add 10, will resemble 12. So these are the clause number जिसके सामने आपको मेमोरी टेक्निक लगा करके वो चीज़ सोचनी कि ये क्लॉज में हम क्या रिपोर्टिंग करेंगे अंडर फिजिकल ऑडिट, अंडर फॉर्म 3CD, ठीक है। A B जैसे कि C is 3, but you will take this as 13 because you will add 10. This is the background process जो हमें करना रहेगा। इतना क्लियर है? पक्का? अब मैं जो जो चीज़ें कहती जा रही हूँ वो विदाउट एनी हेजिटेशन शांति से वो सारी चीज़ आप विजुअलाइजेशन में लाएंगे एंड आफ्टर दैट विजुअलाइजेशन मैं आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेने वाली हूँ। चले शुरू करें, ठीक है। चलो A फॉर, बचपन में क्या पढ़ा है? A फॉर एप्पल। तो हमारे यहाँ पे मैं जब भी एक ऑडिट करने गई तो जहाँ पे हम लोग एप्पल का फ़ोन, एप्पल का मैकबुक, एप्पल के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भाई साहब ने एप्पल में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुरेद करके रखे थे। क्या करके रखे थे? एप्पल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुरेद करके रखे। बोलते हैं कि मैम गरीबी चल रही है, पैंडमिक वाली सिचुएशन है, एप्पल के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली एप्पल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख करके रख रहे हैं। इमेजिन A फॉर एप्पल, एप्पल में क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। B फॉर बॉल। देखिए भाई साहब, अगर आपके घर पे कोई छोटा सा बच्चा है जो बॉल से खेलता रहता है, अगर वो बॉल से खेल रहा है तो भाई साहब बॉल कहाँ जा कर के गिरेगी ये प्रेज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये प्रेज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इट डज नॉट हैव डायमेंशंस, है ना, इट विल कीप ऑन रोलिंग। सो बॉल कहाँ जा कर के गिरेगी जब भी बच्चा आपके घर पे उससे खेल रहा है, ये प्रेज्यूम करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे और यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम, क्योंकि इनको प्रेज्यूम करना डिफिकल्ट होता है। प्रेजेंटिव इनकम। नेक्स्ट आता है सी फॉर क्या पढ़ा है? सी फॉर, वेरी गुड, सी फॉर कैट। एक बार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी ऑडिट करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था के लिमिटेड। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था के लिमिटेड। वहाँ पे मुझे मिली काजल मैडम। काजल मैडम की ये आंखें, ये घने भूरे बाल, एक नंबर जंगली बिल्ली लग रही थी। कैसी लग रही थी? एक नंबर जंगली बिल्ली लग रही थी। बल्ली नहीं, इट इज़ बिल्ली। हाँ, एक नंबर जंगली बिल्ली लग रही थी काजल मैडम।
मैंने तो डरते डरते मैडम से पूछा कि मैडम, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मैडम ने ऐसे बाल घुमाया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको कहा कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एंड मैंने मैडम से पूछा कि मैडम, यहाँ पे तो मुझे चेंज लग रहा है, मैं जस्ट ऐसे बोलने जा ही रही थी कि मेथड ऑफ अकाउंट में चेंज लग रहा है। उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें देख करके मैं तो डर गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई मैनेज, मैं भर दूंगी क्लॉज नंबर 13 में इसे। तो एक मिनट, काजल मैडम मिली वहाँ पे के लिमिटेड में। एंड काजल मैडम कैसी दिख रही थी? जंगली बिल्ली दिख रही थी। क्या इन्फॉर्मेशन मांगी हम लोगों ने उससे? इन्फॉर्मेशन मांगी थी अबाउट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब आगे। डी फॉर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बच्चों, बचपन में टॉम एंड जेरी शो कितने जनों ने देखा है? देखा ही होगा, इसके सिवा बचपन अधूरा है माय डियर फ्रेंड्स, है ना? सो टॉम एंड जेरी में टॉम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जेरी भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा एक डॉग का कैरेक्टर है, किसी को पता है? यस, एंड डॉग भाई साहब हमेशा अपने बोन को ऐसे छुपाने में लगे रहते हैं। डॉग भाई साहब को लगता है कि ये दुनिया का आखिरी बोन है। डॉग भाई साहब को क्या लगता है? बोन मुझे ड्रॉ करने नहीं आता, मैं लिख दे रही हूँ शांति से। तो डॉग भाई साहब को क्या लग रहा है कि ये बोन हमारा आखिरी बोन है, दुनिया का आखिरी बोन है, इसके बाद उसको कोई बोन मिलने ही नहीं वाला है। वो उसको ऐसे संजो करके रख रहा है, ऐसे संजो करके रख रहा है जैसे कि उसका स्टॉक क्लोज हो रहा है, जैसे कि उसका स्टॉक क्लोज हो रहा है, इसके बाद उसको बोन मिलने ही नहीं वाला। ठीक है, वो डॉग वाला, कौन सा वाला? टॉम एंड जेरी, तो डॉग। इसके बाद आता है ई फॉर, क्या पढ़ा है? ई फॉर एलिफेंट। मैंने तो एलिफेंट पढ़ा है, आपने कुछ और पढ़ा हो फिर भी आज एलिफेंट ही सोच लीजिएगा। ई फॉर एलिफेंट। देखिए, हम इंसान भी ना थोड़े से रूड, थोड़े से क्रूर होते हैं। कई बार आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि एलिफेंट की जो आइवरी होती है, इस आइवरी को बेच करके लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। यस, सुना है? सो ये जो ट्रंक के बाजू में जो आइवरी, जैसे हम लोग कहते हैं कि आइवरी को बेच करके कई सारा धन कमाया जाता है, सुना है ऐसा? सो इनके लिए तो ये कैपिटल असेट है। एलिफेंट के लिए, उनके लिए तो ये असेट है ना, दांत है भाई। ये कैपिटल असेट हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि इसको बेचते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल असेट कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल असेट किसके लिए? एलिफेंट के लिए, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एफ स्टैंड्स फॉर फिश, यही पढ़ा है। एफ स्टैंड्स फॉर फिश। देखो सी, फिश में कई बार आपने देखा होगा जो फिशरमैन होते हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, तो उनको कई बार ये नहीं पता चलता कि पीएनएल में क्या चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ जो पीएनएल में क्रेडिट होनी चाहिए वो फिशरमैन ने क्रेडिट ना की हो। सो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 16, दैट इज फिशरमैन एफ क्लॉज। ठीक है, 16। मैं आपको 18 तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद रिवीजन करेंगे। ठीक है, कितना याद रहा ये भी देख लेते हैं। आते हैं जी फॉर गोट। कई बार, मतलब एक ज़माना था स्टूडेंट्स, सीरियसली स्पीकिंग एक ज़माना था जहाँ पे अगर राजा महाराजा को कोई अनाउंसमेंट करवाना हो, ठीक है, तो वो घोड़ों पर अनाउंसमेंट करवाते थे। बट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गई उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड खानदानी रईस इंसान, खानदानी रईस। उनके पापा की गांव में इतनी सारी ज़मीनें, इतना ज़्यादा लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ आ गया हमारे अमित भाई के पास। किसके पास? सब कुछ आ गया अमित भाई के पास। अब अमित भाई को ये सारी जो ज़मीनें मिली है, थोड़े ग्रीडी तो है ये पैसों के मामले में और थोड़े कंजूस भी, बट छोड़ो अमित भाई को, पहले ये सुनो। अमित भाई साहब को ये जो सारी ज़मीनें मिली थी ना, किसकी ज़मीनें थी? अमित भाई की पापा की ज़मीनें थी। ये सारी ज़मीनें अमित भाई को बेचनी थी। बोलता है मैम कैसे भी करो ये ज़मीनें बिकवा दो। मैंने कहा क्यों भाई? बोलते हैं मैम मैं तो जाना चाहता हूँ अब्रॉड, मैं तो जाना चाहता हूँ यूएस या यूके, जहाँ मौका मिले मैं तो उठ जाऊँगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो ये ज़मीनों का क्या करोगे? बोलता है मैम
हम बेच देंगे इसे। मैंने कहा बेटा इतनी सारी ज़मीन इसे बेचोगे ना तो भारी मात्रा में टैक्स लग जाएगा। तो मैम हम शो कर देंगे कि ये लैंड वी आर सेलिंग एट अ वैल्यू लोअर देन एसडीवी। तो अमित भाई साहब ने जब ये अनाउंसमेंट करवाई, गांव में था ये सारी लैंड, जब ये अनाउंसमेंट करवाई भाई साहब ने बकरियों को यूज़ किया और उसके ऊपर बैनर लगा दिया और सारी बकरियों को खुला छोड़ दिया गांव में। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अमित भाई, ये है हमारे अमित भाई और ये है हमारी ज़मीन है। ये अमित भाई ने इन ज़मीनों को बेचने के लिए किसका उपयोग किया? बोर्ड का उपयोग किया। बोर्ड के ऊपर बैनर लगा दिए कि ज़मीनें सोल्ड एट वैल्यू लेस देन एसडीवी। तो दिख रही है बकरी, बकरी के ऊपर अनाउंसमेंट किया ज़मीनें सोल्ड एट अ वैल्यू लेस देन एसडीवी, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट द वैल्यू लेस देन एसडी। किसने किया? अमित भाई ने। किसका यूज़ किया था? बकरियों का उपयोग किया था। अब आते हैं 18, एच फॉर हॉर्स। ये जो घोड़ा दिख रहा है आपको, ये घोड़ा हमारा चेतक घोड़ा है। हाँ जी, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा। ये कहानी तो शायद आपने सुनी ही होगी, नहीं सुनी है तो मैं सुनाती हूँ। महाराणा प्रताप जब भी अपनी अंतिम लड़ाई नहीं बट एक लड़ाई जब ये लड़ रहे थे, तभी महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पे थे। कहा जाता है कि कुछ बहुत बड़ा खड्डा था वहाँ पे, तो चेतक घोड़े ने अपनी जान गवा करके ही एक्चुअली हिमसेल्फ फेल इनटू द पिट। वो जो खाली गड्ढा खोदा हुआ था वो खुद गिर गया घोड़ा, बट महाराणा प्रताप को बचा दिया। तो कहा जाता है कि महाराज को बचाने के लिए घोड़े ने अपनी लाइफ न्यौछावर कर दी। तो घोड़ा खुद फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, घोड़ा खुद फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, बट राजा की जान बचा दी। सो हॉर्स फुल्ली डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन की डिटेल्स हम लोग लिखेंगे 18 में। डन? इतना पक्का? श्योर? तो अब तक के लिए कितना पढ़ा? 11 से लेकर के 18। कुछ पूछ लूँ? अच्छा बताओ, ई फॉर एलिफेंट। एंड एलिफेंट बोले तो ABCDE 5 हम लोग करेंगे +10, क्लॉज नंबर 15। एलिफेंट की क्या स्टोरी थी? कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 15 में क्या लिखेंगे? डिटेल्स अबाउट द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट डी फॉर डॉग, ABCD +10, क्लॉज नंबर 14। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टॉम एंड जेरी का डॉग, बोन, उनको लग रहा था कि ये दुनिया का आखिरी बोन है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग लिखेंगे डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट क्वेश्चन, वन, ए फॉर एप्पल। यूँ तो हम लोग एप्पल की इंस्ट्रूमेंट्स में लिखते हैं डिटेल्स, बट भाई साहब ने जो क्लाइंट का हम ऑडिट करने गए थे उन्होंने क्या किया था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे थे एप्पल। सो दिस इज क्लॉज नंबर 11। डन? ये मेमोरी टेक्निक ऐसे ही आगे चलाते हैं। नेक्स्ट, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है भाई साहब। देखिए, हम जो टीचिंग प्रोफेशन वाले लोग होते हैं ना, उनको आए दिन गले का तकलीफ तो रहती रहती है। पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब? गला दुख रहा है। क्या हुआ? गला दुख रहा है। क्या हुआ? गला दुख रहा है। तो मेरे साथ भी ये बहुत होता है ऐसा, बार बार बोलना क्या हुआ? गला दुख रहा है। आइसक्रीम तो मुझे भी बहुत पसंद है, बट हर बार जैसे ही मैं आइसक्रीम खाना शुरू करती हूँ, मेरे नीज नेफ्यूज आ जाते हैं, मुझे बोलते हैं अरे मासी आपको तो गला दुख रहा है ना। तो आधे से ज़्यादा आइसक्रीम वो खुद खा जाते हैं। हमेशा हमेशा आइसक्रीम मुझे शॉर्ट मिलती है, तो मैं हमेशा आइसक्रीम अकाउंट को शॉर्ट डेबिट करती हूँ। सो आई फॉर आइसक्रीम।
आइसक्रीम मतलब 19 वाले क्लॉज में वी विल राइट द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस, शॉर्ट डेबिटेड और नॉट डेबिटेड, शॉर्ट डेबिटेड और नॉट डेबिटेड. जे, जे स्टैंड्स फॉर जोकर. जे स्टैंड्स फॉर जोकर. अब ये जो जोकर वाला क्लॉज है ना, ये बहुत बढ़िया क्लॉज है. हर एक आर्टिकल एक्चुअली अपनी फीलिंग जताएगा यहाँ पे. देखो भाई साहब, एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, वो बेचारे जोकर के जैसे होते हैं. अपने बोनस, अपने कमीशन के लिए बार बार इधर से इधर जिम्नास्टिक करते रहते हैं. तो एम्प्लॉय की हालत कैसी होती है? जोकर जैसी होती है. क्यों? अपने बोनस, कमीशन, पीएफ, इन सारे पैसों के लिए इधर से इधर जिम्नास्ट की तरह घूमते रहते हैं, जोकरों की तरह इधर से इधर होते रहते हैं. तो जे क्लॉज नंबर 20 में क्या लिखेंगे? बोनस, कमीशन, पीएफ, इनकी डिटेल्स लिखेंगे. नेक्स्ट, के फॉर काइट. कितने जन काइट पतंग उड़ाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है? संक्रांत की बहुत वेट करते हैं. इस बार तो मैंने कुछ नया देखा. कई बार आपने देखा होगा कि काइट पे ना ड्राइंग की हुई होती है. कई बार लास्ट 2 सालों से मैं ये भी देख रही हूँ कि काइट पे ना मोदी जी का फोटो ड्रॉ किया है. एक हमारे सीए स्टूडेंट थे, सीए भाई साहब, बोलता है कि मैम मैं काइट पे किसी का फोटो नहीं लिखूंगा. मैंने कहा तो बेटा क्या लिखोगे? बोलते हैं मैम मैं सारे एक्सपेंसेस को लिखूंगा यहाँ पे. सो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन दैट यू ऑन योर टेरेस फ्लोर यू आर फ्लाइंग अ काइट, जहाँ पे आपने सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं काइट पे. मैम एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल नेचर, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी इन नेचर, कैश में जो खर्चा किया वो सारा खर्चा, ये सारे एक्सपेंसेस यू विल राइट ऑन अ काइट एंड यू विल ट्राई फ्लाइंग इट हाई. सो काइट, काइट का मतलब है 21. डन डन, एकदम चौको लगे. नेक्स्ट आता है एल, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प. अब ये लैम्प वाली कहानी 1000% श्योर आपने सुनी होगी. किसके किसके मम्मी पापा ने ये बात सुनाई है? हमारे ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, हम स्ट्रीट लाइट के वहाँ जा कर के पढ़ते थे. ना पैसे थे, आपको जो लग्जरी मिलती उतनी तो लग्जरी हमको मिलती ही नहीं थी. यस, सुना ऐसा? नाउ दैट इज स्ट्रीट लाइट. एल फॉर लैम्प. बेसिकली लैम्प के टाइम पे ये स्टेटमेंट जोड़ा जाता है, हम लोग इतने गरीब थे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर पे, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना पंखा, ना कुछ. तो ये गरीब वाला सिचुएशन में हम कंसिडर कर रहे हैं एमएसएमई, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइज. ठीक है. एमएसएमईज के लिए जो जो एक्सपेंडिचर है एज पर एमएसएमई एक्ट, बेसिकली यहाँ पे उसका उल्लेख करना होता है अंडर क्लॉज नंबर 22. नेक्स्ट एम, एम फॉर मंकी. जितनी बार भी सीए फाइनल का रिजल्ट आता है ना, उतनी बार रिलेटिव्स का फ़ोन आता है, बेटा पास हो गए, इस बार तो पास हो ही होंगे, हो गए, बहुत पढ़ाई की थी, इस बार रिजल्ट क्या आया? आता है रिलेटिव्स का फ़ोन. मन से ऐसी इच्छा आती है कि ये बंदर जैसे रिलेटिव फ़ोन करते रिजल्ट के टाइम पे. जब भी प्रिपरेशन कर रहा था तब तो पूछा नहीं प्रिपरेशन कैसी चल रही. तो यहाँ पे आता है हमारा 23 पे बंदर जैसे रिलेटिव, बंदर जैसे रिलेटिव. तो एक मिनट, क्वेश्चन में अगर आपको लगा कि रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है तो हमारे दिमाग में फिर से क्लिक हो जाएगा रिलेटेड पार्टीज, बंदर जैसे रिलेटेड पार्टीज. एम फॉर मंकी एंड मंकी इज 23. मैम एक मिनट, काउंटिंग करेंगे क्या? हाँ, आज आपको पहली बार ये मेमोरी टेक्निक सुन रहे हो तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत होगी. मुझे ये चीज़ बाय हार्टेड है तो मुझे रिलेट हो जाता है 23 एम. ठीक है. तो 1 टाइम यू रीड दिस मेमोरी टेक्निक, 1 टाइम यू जॉट इट डाउन इन योर बुक्स एंड यू आर थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट एन, एन फॉर नेस्ले, एन फॉर नेस्ले. नेस्ले की कॉफ़ी आती है, राइट. सो यहाँ पे यू नीड टू गिव द डिटेल्स अबाउट टी कॉफ़ी रबर वाली चीज़ें. ओ, ओ से एक्चुअली बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है. ओ से ओमिशन एंड सिजेशन ऑफ एनी लायबिलिटीज.
यहाँ पे बच्चों वो वाली चीज़ें आती है जहाँ पे बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है। जो लाइबिलिटीज़ आपने बुक करके रखी है, अब वो लाइबिलिटीज़ आपको पे नहीं करनी है, तो बैड डेट्स रिकवरी विल बी फॉलोइंग अंडर 25। ओ से ओमिशन और सेसेशन ऑफ एनी लाइबिलिटी। पी से, ये भी डायरेक्ट याद रखना है, पी से अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। कई बार आपको याद होगा बच्चों 43B अंडर सेक्शन 43B हम कुछ एक्सपेंसेस को अलाउ करते हैं ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। जैसे कि अगर आपने रिटर्न्स के पहले वो ड्यूटी भर दी, टैक्स भर दिया, चलान्स भर दिया, तो इट विल बी गिवन यू एज एन अलावेंस। सो यहाँ पे आता है 43B एंड दैट इज P। P स्टैंड्स फॉर पेमेंट बेसिस। पहले तो काउंट करो P कहाँ पे आता है। आपके लिए P आता है 16 पे, प्लस 10 मतलब क्लॉज नंबर 26 में आप इसे रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट Q, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन। अब पहले था रानियों का चलन, अभी रानियां ना नहीं रही एक्सेप्ट फॉर क्वीन एलिजाबेथ। अब कोई रानियां बची ही नहीं है क्योंकि सारी रानियां हो चुकी है प्रायर पीरियड आइटम्स। सारी रानियां हो चुकी है प्रायर पीरियड आइटम्स। सो Q 17 एंड दैट यू विल राइट इट अंडर 27। तो यहाँ पे आएगा प्रायर पीरियड आइटम्स। टेकिंग यू हियर। सो जिनके पास ऑडिट सार हैं यहाँ चीज़ें सारी लिखते जाइए। ठीक है। सो 23 वॉज मंकी क्लॉज, रिलेटिव सारे मंकी जैसे होते हैं। 24 T of 24, this is omission, secession, remission. P on payment basis. Q that is Senvet credit prior period items. Q was queen, सारी queen हो चुकी है prior period items. Next Q के बाद आता है R, R से rat। अब आता है हमारा टॉम एंड जेरी का जेरी। रैट में देखिए भाई साहब, अगर आपके घर में कभी कोई चूहा आ गया है तो क्या जो खाना खा करके जाता है उसका कंसिडरेशन पे करता है कि ये लीजिए हमने आपके डब्बे तोड़ दिए, ये आपकी रोटी खा ली, कंसिडरेशन देता है? ठीक है, आशीर्वाद दे करके जाता है, ये बात अलग है। सो यहाँ पे रैट के सामने आपको याद रखना है कि रैट आपको कोई कंसिडरेशन नहीं देता है, नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देता है, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लिखना है, जब भी आपको शेयर्स खरीद रहे हो विदाउट कंसिडरेशन और एट एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो 28 में रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है। आर, आर के बाद आता है एस। एस में ना बच्चों यहाँ पे एस, एस में भी आपको वही चीज़ याद रखनी है, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो यहाँ पे भी अगर कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, एस फॉर शेयर्स, कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स एंड इसकी वैल्यू अगर मिली है आपको मोर देन FMV, तो आप उसको 29 में रिफ्लेक्ट कराओगे। 29 में और भी बहुत कुछ है बच्चों। 29 में शेयर्स मोर देन FMV, 29 में अमाउंट विच इज़ फोरफिटेड, ये भी आएगा। तो सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो सारा का सारा 29A 29B में आप लिखेंगे। फिर आता है 30 T, यहाँ पे आएगा 29A अमाउंट फोरफिटेड एंड 29B। तीन चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। T फॉर टाइगर, ये वाला जो क्लॉज है क्लॉज नंबर 30, बेसिकली इसमें भी देखने जाए ना बच्चों, यहाँ पे है 30, 30A 30B। T फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, टाइगर से ट्रांसफर प्राइसिंग, तो सारी जो डिटेल्स है विथ रिगार्ड्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो ट्रांसफर प्राइसिंग की डिटेल्स आपको 30, 30A 30B इस हिसाब से लिखनी है। तो यहाँ पे अमाउंट बोरोड 30, 30A में आएगा 92 CE, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग,
और 32B यहाँ पे भी आएगा इंटरेस्ट। बेसिकली जो इंटरेस्ट 1 करोड़ से ऊपर वाला है तो उसकी डिटेल्स आपको 30B में लिखनी। एक याद रह जाएगा ना बच्चों, तो बैलेंस के दो अपने आप याद आ जाएंगे। सो T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। U स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला। एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे ध्यान दो, 31 इज़ अ बड़ा क्लॉज, बट 31 में हमको इतना पता है कि आपको लिखना होता है कैश। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, क्लोज योर आइज, इमेजिन अ सिचुएशन, आप कैश में लोन या डिपॉजिट लेने गए हो। अब कैश में लोन या डिपॉजिट लेने गए हो तो कुछ ना कुछ बुनी या ऐसा कुछ लेकर के जाना चाहिए था, बैग लेकर के जाना चाहिए था। आप खाली हाथ चले गए पोपट लाल को साथ में लेकर के। अब पोपट लाल भाई साहब के पास है सिर्फ छतरी, तो पोपट लाल भाई साहब ने कहा कि एक काम करो, हम पैसा हमारे अम्ब्रेला में लेकर के जाएंगे। मैम क्या बात कर रही हूँ? हाँ, ये अम्ब्रेला में यहाँ रख दिए 2000 की नोट्स। अम्ब्रेला में क्या भर करके लेके आए? कैश, पैसा। ये जो कैश आप भर करके लेके आए हो पोपटलाल भाई साहब के साथ, ये कैश विल बी रिफ्लेक्टेड अंडर 31। 31 में बॉस आपको याद होगा हम लोगों ने 31 में क्या रिपोर्टिंग करवाया है? 31 में हम लोग रिपोर्टिंग करवाते हैं, ये देखो यहाँ पे 31A B C D E, फिर 31BA BB BC BD, राइट। तो यहाँ पे सारे अमाउंट है इन कैश, मोर देन 20,000 मोर देन इक्वल्स टू 20,000 20,000 20,000, और यहाँ पे भी मोर देन इक्वल्स टू 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs, एवरीथिंग विच इज इन बेरर और इन कैश। एवरीवन, तो U स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भर करके आए कैश। फिर V, आपको याद है वो अमित भाई साहब लैंड बेचने वाले थे, याद आया? जो पापा की पुरखों की ज़मीन बेचने वाले थे। भाई साहब को US UK जाना था, यूं ही नहीं जाना था, उसको वेगास जा कर के सट्टे खेलने। ये भाई साहब एक नंबर जुगारी हैं, एक नंबर जुगारी। भाई साहब को मैंने बाद में 2-4 साल बाद वापस भी इंडिया में दिखाई दे, तो मैंने उनको पूछा कि वो ज़मीनें बिक गई जो बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट करी थी आपने, लेस देन SDV बेचना था आपको। बोलते हाँ ज़मीनें तो बेच दी मैडम, बट ये देखो वैन भर भर करके स्पेक्यूलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा मतलब? मैम मैं तो वो सट्टा खेलने गया था वहाँ पे, हार गया। तो अब है वैन भर भर करके, ये वैन भर भर करके स्पेक्यूलेशन लॉस लेकर के आया हूँ मैडम, स्पेक्यूलेशन लॉस। सो वैन भर भर करके अमित भाई क्या लेकर के आए थे? स्पेक्यूलेशन लॉस। बोला था मैंने मत खेलो सट्टा, मत खेलो, बट माना नहीं मेरी बात। पुरखों की ज़मीन बेच दी, किस पे एडवर्टाइज किया था? गोट पे। ठीक है अभी क्या, तो डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड स्पेक्यूलेशन लॉसेस, तो वैन भर करके स्पेक्यूलेशन लॉसेस। अब आता है आगे W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो सेक्शन वाइज डिडक्शन होता है, देख लो कई बार ना आपका जब, आपका तो छोड़ो अभी इनकम टैक्स आप भर नहीं रहोगे, हम जब भी इनकम टैक्स भरते हैं ना, वो पाई जब भी गवर्नमेंट के पास जाती है ना, लिटरली ऐसा मन होता है ज़रा देखो ना कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है, ज़रा देखो ना कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है, ज़रा देखो ना कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है। सो वॉच, कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है, दिस इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। सो जो भी डिटेल्स है ऑफ द डिडक्शन क्लेम्ड अंडर चैप्टर 6 है एंड चैप्टर 3, वो सारी की सारी यहाँ पे 33 में भरी जाएगी। सो टैक्स पेयर एसएससी क्या बोलता है, ज़रा देखो ना डिडक्शन मिल रहा है क्या? सो वॉच 33 एक्स। ये सारी की सारी चीज़ें आंख बंद करके इमेजिनेशन होनी चाहिए, अगर इमेजिनेशन नहीं होगा याद नहीं रहेगा। एक्स, ये वाली चीज़ ऐसी आती है, एक्स लिखा कैसे जाता है? ऐसे। तो ये तो हमारा साइन है, नो TDS नो डिडक्शन, ये हमारा साइन है। अगर TDS नहीं है, नो TDS नो डिडक्शन, नो TDS नो डिडक्शंस। सो 34 में एक्स,
34 में हम लोग क्या लिखते हैं? 34 में हम लोग लिखते हैं वेयर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट TDS, एंड क्या उसकी डिटेल्स फर्निश करी है स्टेटमेंट्स की, वो हम लोग लिखते हैं 34 में। 34 इज एक्स, नो TDS नो डिडक्शन। तो TDS की डिटेल्स हमको भरनी है, TDS। अब आता है 35, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्लॉज 35 इज वाई स्टैंड्स फॉर या। वाई स्टैंड्स फॉर या। बच्चों आपने वो वाला गाना सुना है? मैं बता दूँ, फाल्गुनी पाठक का एक गाना था, हाँ मैंने पायल है छनकाई अब तो आजा तू हर जाई। उसमें ना एक बड़े से याक का यूज़ किया है। अभी याक मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप फोटो में ही देख लीजिए। अब ये जो याक है, पहले के ज़माने में या फिर हिली एरियाज़ में याक को यूज़ किया जाता था टू कैरी रॉ मटेरियल, टू कैरी गुड्स। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे वुडन लॉग्स, ये सब लेके जाने और लेके आने के लिए किसका यूज़ करते थे हिली एरियाज़ में? याक का। तो 35 क्लॉज में मैम हम क्या देंगे? डिटेल्स ऑफ द रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन परचेज, अगर यहाँ पे कोई गलतियाँ हो गई है, रेशियोज, ये सारा देंगे फॉर 2 पीपल, मन्नू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर। सो इन दोनों के लिए हम लोग देंगे गुड्स की डिटेल। मैम गुड्स कैसे याद रहेगा? याक से। डन। सो 35 में हम लोग क्या करेंगे? 35 से आएगा याद याक, और याक का यूज़ क्यों कर रहे थे? रॉ मटेरियल को इधर उधर लेके जाने के लिए। सो 35, ये देखो, डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल। किसका यूज़ कर रहे थे गुड्स और ये रॉ मटेरियल के लिए? याक का। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज, रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स। अब आता है नेक्स्ट, खत्म हो रहा है हमारा मेमोरी टेक्निक। Z, देखो Z इज द लास्ट अल्फाबेट। लास्ट अल्फाबेट, पूरा काम काज कंपनी का खत्म हो जाने के बाद लास्ट में कंपनी क्या देती है? डिविडेंड। तो जैसे Z एक लास्ट अल्फाबेट है, हमारी कंपनी लास्ट में देती है डिविडेंड। अब यहाँ पे देंगे डिटेल्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड, डिटेल्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड। यहाँ पे हमारी मेमोरी टेक्निक खत्म होती है। अब गाइज वेट, थोड़ा सा कोरिलेट करो, सिर्फ CA फाइनल के स्टूडेंट्स ऐसे अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोगों ने मेमोरी टेक्निक स्टार्ट की फ्रॉम क्लॉज नंबर 11, बराबर। सो मैम 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक बहुत ईजी है। यहाँ पे आ जाओ, ये है नैप, एक्चुअली उल्टा पैन। मैं नैप क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ऑडिट पढ़ते समय आधे से ज़्यादा टाइम आप सोते ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग की क्लॉज है नैप, NAP, नेम एड्रेस पैन। फिर फोर्थ इज अमेंडमेंट, ये अपने आप याद रह जाएगा। फोर्थ इज अ एडिशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको चेक करके लिखना होता है। कैसे चेक करेंगे, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। देन यू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। एक्चुअली ये है, सोने के बाद स्पा लेने चले गए लोग, नैप के बाद स्पा, दैट इज स्टेटस ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। नैप, रजिस्ट्रेशन, फिर स्पा। अब आता है 8 और 9, ये वेरी इजी क्लॉज है। 8 में एक्चुअली अमेंडमेंट है। बेसिकली आप कौन से सेक्शन के तहत ऑडिट करवा रहे हो उसकी डिटेल्स भरनी है। इसमें अमेंडमेंट है, पढ़ करके जाना अच्छे से। 9 में, 9 तो ऐसे ही देखो, मिरर इफेक्ट है। सो क्लॉज नंबर 9 ऐसे याद रहेगा, ये है 9, मिरर इमेज देखो, पार्टनरशिप, PSR। सो 9 मिरर इमेज, PSR लिखना है। 9 द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, PSR, एनी चेंजेस इन PSR, एंड 10 इज नेचर ऑफ बिजनेस, एनी चेंजेस इन नेचर ऑफ बिजनेस। फिर 11 से तो मैंने अभी अभी करवाया, A B ऐसे करके Z तक। डन, पक्का श्योर। अब आते हैं 37 वाले क्लॉज में। 37 इज कॉस्ट ऑडिट करवाया
तो उसकी क्वालिफिकेशन। 38 सेम, सेंट्रल एक्साइज के तहत ऑडिट करवाया तो उसकी क्वालिफिकेशन। 39 सर्विस टैक्स के तहत ऑडिट करवाया तो उसके क्वालिफिकेशंस। तो बाद में आता है ऑडिट ऑडिट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। 40 में आप डिटेल्स देंगे ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। 41 में आप डिटेल्स देंगे ऑफ रीफंड अंडर एनी लॉज अदर देन इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। 42 इज फटका ट्रांजैक्शन। 43 इज CBCR। 43 इज CBCR, ये सेल्फ करना है बच्चों, बट इसका कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है अभी। CBCR एंड 44 इज अ ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। एंड यहाँ पे ये वाला क्लॉज एक्चुअली केप्ट अंडर अवेयंस, क्वेश्चन आने के थोड़े से कम चांसेस, बट 44 यहाँ पे आपके सारे क्लॉजेस ऑफ 3CD खत्म होते हैं। ऑल गुड टू गो, परफेक्ट। सो ये मेमोरी टेक्निक को प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करें, एक बार वीडियो देख ले। एंड हाँ, नोट्स के बाजू बाजू में जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो उसके बाजू बाजू में वो चीज़ें लिखते जाए और स्टोरी को इमेजिन करते जाए, ठीक है। लास्ट 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ, आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। मुझे ये बताओ, वैन भर करके अमित भाई क्या लेकर के आए थे? वैन भर करके अमित भाई क्या लेकर के आए थे? वेरी गुड, सट्टाबाजी की थी भाई साहब ने, स्पेक्यूलेशन लॉस। सो स्पेक्यूलेशन लॉस कौन से क्लॉज में दिखेंगे? स्पेक्यूलेशन लॉस वैन वाले क्लॉज में लिखेंगे, दैट इज 32। काउंट करना है, +10 32। नेक्स्ट, डिडक्शन की डिटेल्स कौन से क्लॉज में भरेंगे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। एसएससी क्या बोलता है? देखो ना ज़रा डिडक्शन मिल रहा है, देखो ना ज़रा डिडक्शन मिल रहा है, देखो ना, वॉच। तो काउंट करो, W किस पे आ रहा है? 23, 33 पे आपको लिखना है डिडक्शन की डिटेल्स। लास्ट क्वेश्चन, ओके। हमें ये बताएं, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो उसको कहाँ लिखेंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं? ये सारी कहानियाँ काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं कोई समानता पाई जाएगी तो मात्र ये एक कोइंसिडेंस होगा। अब बताओ रिलेटिव्स कैसे होते हैं? पता चला रिलेटिव्स ने मैसेज किया हम बंदर जैसे थोड़ी है, रिलेटिव्स मंकी जैसे होते हैं। मंकी इज 13, आप इसको रिपोर्ट करोगे अंडर क्लॉज 20। पढ़ लिया मेमोरी टेक्निक। अब ये मेमोरी टेक्निक करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रिविजन। नाउ एवरीवन ऑन योर मॉड्यूल पेज नंबर 12.26, सी गाइस, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो भी ऑडिटर है, द टैक्स ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द एसएससी ऑल द इंफॉर्मेशन, द स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल for the SSC to take into consideration the following general principle while preparing the statements। तो जब भी 3CD बना रहे हैं, इसके प्रेजेंटेशन के पहले कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं दैट यू शुड कंसिडर। ये वाला क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन November 19 एग्जामिनेशन, सो ही कैन रिलाई ओवर द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। इफ इट ऑल देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है तो ही में रेफर टू एनी स्पेसिफाइड केसेस, स्पेसिफाइड इश्यूज। AS SAs इनके गाइडेंस जो है वो आपको फॉलो करने होंगे while completing। While furnishing the particulars in Form 3CD, it would be advisable for the tax auditor to consider। ऑडिटर के लिए क्या कंसिडरेशन है? ये एसएससी के लिए 3 कंसिडरेशन था। ऑडिटर के लिए क्या कंसिडरेशन है? पहला, if the items of particular and expenditures are covered under 2 clauses, more than one the specified clauses, the care should be taken कि कौन सा suitable reference है। Point number 1। Point number 2, अगर there is a differentiation of opinion in the tax auditor and the SSC in respect to the information furnished under Form 3CD, the tax auditor should state both the point of view। If at all any clause, any particular clause is not applicable, तो फिर tax auditor को बकायदा वहाँ पे लिखना है NA, not applicable। Next, point number 4, in computing the allowances or disallowances, he should keep in mind the law which is applicable for time being into force। Obviously ना पुराने provision के हिसाब से थोड़ी reporting करेंगे। Next, point number 5, in case the prescribed particulars are given in the part or the piecemeal, मतलब छोटे छोटे parts में दिया है to the tax auditor, or the relevant information seems to be incomplete and the SSC does not give the information against all the required clauses, the auditor should withhold the entire audit report। बोलता है कि कोई एक क्लॉज के लिए भी इंफॉर्मेशन अगर एसएससी ने टैक्स ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं किया तो यू शुड कीप द ऑडिट रिपोर्ट ऑन
Next, point number 6, the information in Form 3CD should be based on the books, accounts, records, documents, information which are made available to the tax auditor for examination. And last but not the least, in the case, if at all the auditor relies over any particular pronouncement, judicial pronouncement, he may mention the fact that he may mention this fact in the observation part of Form 3CA or Form 3CB. Got it? पक्का? श्योर? इज दिस थिंग वेरी क्लियर? चल, अब हम लोग शुरुआत करते हैं विद द रिवीजन ऑफ फॉर्म 3CD. चलो, मेमोरी टेक्निक से आपने ये तो पता कर लिया है कौन से क्लॉजेस कहाँ कहाँ लिखे जाएंगे. तो सबसे पहला नेम, एड्रेस, पैन. पॉइंट नंबर 4 इज जीएसटी वगैरह का नंबर. पॉइंट नंबर 5 इज स्टेटस ऑफ एसएससी. देन आता है प्रीवियस ईयर या देन आता है असेसमेंट ईयर. एसएपी, ये है एसएपी, ये है पैन, नैप है नैप, उल्टा पैन, और ये है अमेंडमेंट वाला थिंग. ठीक. क्लॉज नंबर 8 में आप लिखते हो रेलेवेंट क्लॉजेस. कौन से क्लॉज के अंदर 3CD मतलब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हुआ है, टैक्स इज कंडक्टेड. 8 के बाद आता है 8A. 8A इज अ न्यूली इंसर्टेड क्लॉज. यहाँ पे इफ एट ऑल द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर कंसेशनल रेट वाला स्कीम अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB कंसेशनल रेट्स, तो फिर ऑडिटर को इस 8A के अंदर रिपोर्टिंग करना होगा. If not applicable है तो वो not applicable भी लिखना होगा. What are the checkpoints? If yes, whether the company has opted for the taxation regime under section 115BA, BAA, BAB. If yes, whether the copies of form 10IB, 10IC and 10ID has been filed online or not. ये आपका checkpoints रहेगा. 9 में आपको लिखना है पार्टनरशिप फर्म, AOP 1, नेम, PSR, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9. 10 में आएगा नेचर ऑफ बिजनेस, एनी चेंजेस विच आर मेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस. 11 से आता है A फॉर एप्पल. 11 में आपको लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड एंड एग्जामिन्ड बाय द टैक्स ऑडिटर. 12 आता है प्रिजम्पटिव इनकम, B फॉर बॉल. कुछ याद आ रहा है? यस, प्रिजम्पटिव इनकम, द बिजनेस फॉलिंग अंडर द प्रिजम्पटिव इनकम. जैसे कि 44AD, अभी मैं कई सारे एप्लीकेबिलिटी वाले पॉइंट्स पढ़ा करके आई. 44AD, ADA, AF, AE, 44B, 44BB एंड 44BBA. मेथड ऑफ अकाउंटिंग 13 में आपको मेंशन करना होता है, ये C फॉर कैट. 13 में आपको मेंशन करना होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग. अगर कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस हुआ है, कोई डिटेल्स है, तो उसके बारे में 13 में लिखना. क्लॉज नंबर 14 टॉक्स अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर कोई भी डिविएशन है विथ रिगार्ड्स टू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉलोड बाय यू इन द प्रीवियस ईयर, तो उसके बारे में इफेक्ट देना. ठीक है, दिस वाज क्लॉज नंबर 14. ई में आता है इफ इट ऑल द एसएससी जिसका टैक्स ऑडिट आप कर रहे हो हैज कन्वर्टेड एनी कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो उसके बारे में बताना. नेक्स्ट आता है 16, दैट इज F, अमाउंट विच आर नॉट क्रेडिटेड टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे कि रिफंड आया है, जैसे कि एस्केलेशन क्लॉज का कोई पॉइंट है, मतलब जो P&L के अंदर टैक्सेबल नहीं हो रहा है बट उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, वो आता है क्लॉज नंबर 16 में. एस्केलेशन क्लेम, कैपिटल रिसीट विच आर नॉट एग्जम्प्टेड, एनी अदर एग्जम्प्टेड अदर देन एग्जम्प्टेड इनकम. नेक्स्ट आता है आपके बाद G, लैंड और बिल्डिंग और बोथ एनी लैंड बिल्डिंग विच आर ट्रांसफर्ड फॉर अ वैल्यू लेस देन SDV. जो भी वैल्यू, से फॉर एग्जाम्पल SDV वैल्यू है 1 करोड़, आपने बोला नहीं 50 लाख में हमने तो ज़मीनें बेच दी थी, वो ऑडिटर 17 में रिपोर्ट करेगा. एंड यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 50C एंड 43AC को रेफर करना. नेक्स्ट क्लॉज नंबर 18, हॉर्स. मैंने आपको कहा था हॉर्स इज डेप्रीशिएट हो गया. यस, तो यहाँ पे आपको लिखना है पूरा पर्टिकुलर्स ऑफ द डेप्रीसिएशन विच आर अलाउड अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच असेट, ब्लॉक ऑफ असेट एज द केस मे बी. तो पूरा डिस्क्रिप्शन गाइज आपको यहाँ पे लिखना है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक और द असेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट WDV, एडजस्टमेंट्स विच आर मेड टू WDV, 115BAA, ये जो मैंने आपको कहा टैक्स रिजिम वाला, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. इतना रेलिवेंट नहीं है फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट. इसके बाद एडजस्टमेंट्स टू रिटर्न डाउन वैल्यू, एडिशन, डिडक्शन, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है. एंड एडिशन डिडक्शन के ऊपर एनी एडजस्टमेंट्स विच आर मेड के सेंट्रल वैट, एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, करेंसी, सब्सिडी और द ग्रांट,
डेप्रिसिएशन अलाउेबल, एंड एट द एंड आपको लिखना है कितना WDV बचा है एट द एंड ऑफ द। यह है क्लॉज नंबर 18 के रिपोर्टिंग्स। आता है क्लॉज नंबर 19। क्लॉज नंबर 19 में गाइज यू नीड टू राइट द अमाउंट एडमिसिबल अंडर द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स विच आर डेबिटेड, विच आर नॉट डेबिटेड और शॉर्ट डेबिटेड और शॉर्ट डेबिटेड। यहाँ पे वेटेड डिडक्शन आता है गाइज। से फॉर एग्जाम्पल यूजुअली अकाउंट्स में 100 रुपये का खर्चा आपको अलाउड है, बट इनकम टैक्स कहता है दिल खुश कर देता आप लोग 150% का डिडक्शन ले लीजिए। तो ये जो एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिल रहा है ना, उसको आपको यहाँ पे क्लॉज 19 में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आता है 20 में आप लिखते हो बोनस कमीशन विच आर पेड टू एन एम्प्लॉई एज अ प्रॉफिट और डिविडेंड। जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑन द अकाउंट ऑफ वेरियस फंड जैसे कि ESIC PF वगैरह, वो यहाँ पे 20 में लिखा जाए। ठीक है, देन आता है 21। दिस इज I, दिस इज J फॉर जोकर। ठीक है, जोकर बोनस कमीशन के लिए इधर उधर होता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज K फॉर काइट। सो नाम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि एनी अमाउंट विच आर इन द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, क्लब एक्सपेंसेस, फाइन्स, पेनल्टीज, अदर एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज, TDS, interest on capital, partnership firm, cash payments which are exceeding rupees 10,000 or 35,000 as the case may be. 35,000 is for goods carriage and 10,000 usually, and this amount is per day per person. ठीक है, अगर ये कैश एक्सपेंडिचर एक्सीड हो रहा है एज पर सेक्शन 48(3) तो उसका रिपोर्टिंग आएगा के वाले क्लॉज में। ओपनिंग क्रेडिटर्स के लिए जो पेमेंट है वो, प्रोविजंस फॉर ग्रेचुटी, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अनरिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉई एंड द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कंटेंजेंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस ऑन एग्जम्प्टेड इनकम्स विच आर नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, ये सारा के वाले क्लॉज में आप लिखेंगे। ठीक है, के बोले तो 21, यस। 22 लैंप वाला चीज था, MSME छोटा बिजनेस। So amount inadmissible under section 23 of micro, small and medium enterprise, that is MSME, तो उसका उल्लेख कर रहा है। देन आता है 23 इज मंकी। हर रिलेटिव्स बंदर जैसा होता है। अभी मंकी के लिए वो लोग कहते हैं कि एनी ट्रांजैक्शंस विच यू हैव एंटर्ड विद द SSC हैज एंटर्ड विद द रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 48(2), तो पेमेंट टू द स्पेसिफाइड पर्सन एज स्पेसिफाइड अंडर 48(2), वो आपको यहाँ पे लिखना होगा अंडर 23। अब कुछ क्वेश्चन है गाइस, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एज an assessee has paid rent to his brother बोले तो स्पेसिफाइड पर्सन, of rupees 2,50,000 and paid interest to his sister, ये भी स्पेसिफाइड पर्सन, of rupees 4 lakhs. State the reporting requirements in the tax audit report. अब ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपको बतानी होगी। पॉइंट नंबर 1, पेमेंट ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट जो है ना, ये हम लोगों को बताना है कि क्या ये लेजिटिमेट नीड के लिए है, क्या ये जो अमाउंट पे किया है टू द स्पेसिफाइड पर्सन इज द फेयर वैल्यू, मार्केट में भी हम लोग इतना ही पे करते हैं या नहीं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अ टैक्स ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट दिस पेमेंट अंडर क्लॉज 23 ऑफ 3CD व्हिच डील्स विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 48(2) of income tax 1961. Where the assessee is an individual, the specified person includes the relatives, husband, wife, brother, sister, ये relative का definition, lineal ascendant, lineal descendant. In the present case, भाई को 2.5 लाख रुपए, बहन को 4 लाख रुपए हम लोगों ने दिए हैं, which may be disallowed if in the opinion of assessing officer, AO की निगाहों से देखो, assessing officer, such expenditure is in excessive, मतलब ये beyond the limits है, आर अनरीजनेबल। पहला, फेयर मार्केट वैल्यू से, दूसरा द लेजिटिमेट नीड्स, इसकी जरूरत नहीं थी, एंड तीसरा द बेनिफिट डिराइव्ड इज वेरी मिनिमम, कि 2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी जो बिजनेस को बेनिफिट मिलना चाहिए था ये नहीं मिला। सो उसके बेसिस पे हम लोगों को ये रिपोर्ट करना होगा अंडर 23। नेक्स्ट आता है 24 बात करता है डीम्ड प्रॉफिट और गेन अंडर सेक्शन 32AC, 33AB, 33ABA एंड 33AC। नोट, no deduction is allowed under section 33AC from the year 1819। तो ये सिर्फ है नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए इररिलेवेंट। ठीक है,
नेक्स्ट आता है 25, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑलरेडी पास्ट एग्जामिनेशन में। रेमिशन सेजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज, यहाँ पे है डाउटफुल डेट, बैड डेट्स रिकवरी वगैरह के बारे में बात करेंगे। डाउटफुल डेट, या सो ऑलरेडी रिकवर्ड या फिर विच आर ऑलरेडी अलाउड एज अ डिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, डाउटफुल डेट 25 में रिपोर्टिंग होगा। 26 में हम लोग कहते हैं सेक्शन 43B, मतलब जो भी पेमेंट, ये P वाला पॉइंट है, ये O वाला पॉइंट है, हाँ O से ओमिशन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था। P इज पेमेंट बेसिस, अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। तो हम लोग कहते हैं सेक्शन 43B डिडक्शन अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, जैसे कि बोनस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जो भी हम लोग कहते हैं कि रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपने ये खर्चा कर दिया लीव एनकैशमेंट, तो आपको अलाउंस मिल जाएगा। तो 26 के अंदर इसका रिपोर्टिंग करना होगा। 27 सेंडवेट क्रेडिट प्रायर पीरियड आइटम्स, मैंने आपको कहा था क्वीन वाला क्लॉज है। जो भी सेंडवेट क्रेडिट है प्रायर पीरियड आइटम्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है ऑलरेडी, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग 28 तक करेंगे। 28 करने के बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके देख लेंगे, उसके बाद आगे क्लॉजेस करेंगे, ठीक है। चलो 28 में हम लोग कहते हैं शेयर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस व्हिच आर कवर्ड अंडर। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये है आपका एसएससी को मिल रहा है शेयर, तो डोंट यू थिंक शेयर्स के सामने आपको पैसा देना चाहिए। अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होंगे। तो बीइंग द टैक्स ऑडिटर आपको ये रिपोर्ट करना है अंडर 28 एनी शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन और एनी शेयर्स विद inadequate consideration which are covered as income from other sources under section 56(7)(a). Got it? पक्का? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन भी हो जाएगा एंड अच्छा लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वी हैव स्टडीड दिस। तो Q&A कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग क्लॉजेस करेंगे। डन? चलिए क्वेश्चन बैंक बुक में से मैंने कुछ क्वेश्चन टिक कर लिए हैं आपके लिए, पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर 29 से आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, और ये सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं व्हिच आई हैव कंपाइल्ड इन ऑडिट के सवाल, ठीक है। जिनके पास किताब है गो थ्रू के। Aryan Private Limited, this is RTP वाला क्वेश्चन, is engaged in the business of providing corporate so the professional training programs. It has an annual turnover of 74 crores. The company is subject to tax audit for which the work has been started by the tax auditor, ठीक है। The financial year 31st of March 21, the company had applied for GST registration for 5 new locations, for which the registration certificates have not been received by the company. However, registration number is available on the portal of relevant authorities, which can be verified by checking the details of the company. In this case, what do you think as a reporting responsibility? As a procedure, how would you verify the numbers? उन्होंने कहा है साइट पे अवेलेबल है नंबर्स, क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली यही हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड जीएसटी नंबर, जैसे मैंने आपको कहा जीएसटी नंबर क्या हमें 3CD में लिखना होता है? यस, क्लॉज नंबर 4 में लिखना होता है। So clause number 4 part A 3CD generally requires auditor to ensure whether the SSE is liable to pay indirect tax, excise, GST, service, customs, ये सारा। If yes, then please furnish the registration number, etc. In the given situation, Aryan Private Limited is engaged in the business. Same question replicate किया है। The tax auditor of Aryan Private Limited should verify the registration number for the different location which are available with the relevant authority. The auditor should also ensure that the details furnished बराबर है कि नहीं, while checking the registration number pertains to the company only। ये जो नंबर है वो कंपनी को pertain कर रहा है कि नहीं। So this was the question number 25. Next we talk about question number 23 कर लेंगे, easy question. How would you verify the income and the expenditure of the earlier years credited or debited in the current account for reporting under clause 27B of Form 3CD while carrying out tax audit under section 44AB of Income Tax Act? This is a general question guys, very important। जैसे मैंने अभी आपको clause number 27 में कहा prior period items, ठीक है, यहाँ पे आता है clause number 27, ठीक है। सो कैसे हम लोग ये वेरीफाई करेंगे, ये है प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन। हम लोग एसएससी को फर्निश करने बोलेंगे कि सर एक शेड्यूल दे दो ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस विच आर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर्स। हम लोग वेरीफाई करेंगे एक्सपेंसेस
by verifying the P&L account. Also see that all items are properly disclosed. Check while conducting the routine audit that there is no income or expenditure pertaining to the current year that is mentioned as previous year. मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो करंट ईयर का था उसको प्रीवियस ईयर के नाम पे हम लोगों ने क्लेमिंग करके यहाँ पे. इन केस ऑफ कैश सिस्टम एंड अकाउंटिंग देयर विल बी नो डिस्क्लोजर अंडर दिस हेड. वाई ये डिस्क्लोजर तभी आएगा अगर आपके पास मर्केंटाइल, आपका असेसी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है. अगर कैश है तो कैश के हिसाब से इनकम और एक्सपेंडिचर वो होगा. सो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज नंबर 27. नेक्स्ट बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग मेथड. दो मेथडोलॉजी है कैश एंड मर्केंटाइल, उसके ऊपर आपको आंसर लिखना है. एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग बिली कैट क्लॉज नंबर 13. क्लॉज 13 of 3CD of tax audit requires to state the method of accounting employed in the previous year. It also requires to state the changes in the method of accounting vis-a-vis to the preceding year. If so, the details for change and the effects of such change हम लोगों को बताना होगा. Section number 145 of income tax के हिसाब से. It can be either cash or it can be mercantile. Hybrid system is not allowed. ये MCQ question है guys. Hybrid आधा cash आधा मर्केंटाइल अलाउ करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं. ये वाला क्लॉज एक्चुअली हमारा ये जीएसटी वाला प्रोविजन है, ये हम लोग नहीं करेंगे. इसके बाद यस दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव टिक्ड. ये हो चुका है अपना. मेसर्स आरबी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 21 was 150 crores. During the financial year 18-19, the company claimed the deduction of bad debts amounting to rupees 100 lakhs while filing income tax return. However, during the financial year 2021, the company was able to recover 75 lakhs from Mr. X through the legal means and correctly credited it to the P&L account. As a tax auditor, is it required to be reported? If yes, under which? ओमिशन सजेशन ओ वाला क्लॉज 25 याद आ रहा है. वेरी गुड. इनकम चार्जेबल एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 41. तो हम लोग क्या करेंगे द टैक्स ऑडिटर शुड कलेक्ट ऑल द लिस्ट ऑफ द अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 विथ द अकम्पनिंग एविडेंसेस करस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा. हम लोग कहेंगे कि ये सारा जो चीज़ है वो हम लोग क्लॉज नंबर 25 में रिपोर्ट करेंगे. याद आ रहा है बच्चों? ये टिक नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन टिक किया, मतलब ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा प्रोविजन फॉर करके. हाउ वुड यू वेरीफाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द अर्लियर ईयर 27B? गाइस एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. क्लाइंट से लिस्ट मंगवा लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, कैश है तो कैश में वेरीफाई कर लो, चेक कर लो करंट ईयर का कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर प्रीसीडिंग ईयर्स प्रीवियस ईयर के लिए नहीं मेंशन किया. ठीक है. एंड दिस वेरिफिकेशन या फिर दिस रिपोर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट ऑल द एसएससी इज फॉलोइंग कैश मेथड. A is the proprietor of firm Messrs ABC and Company. The firm is expecting a turnover of rupees 900 lakhs during the financial year ending 31st of March 21. The firm sold a land and building, okay, for the year for the consideration of 15 lakhs whose stamp duty purposes was 16 lakhs. मतलब can we see this is GOAT वाला clause? Land or building sold for a consideration less than SDV. GOAT बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G 7 plus 10 17. Don't you feel clause number 17 में रिपोर्ट होना चाहिए? चलो. So as a tax auditor, how would you report this? Very rightly said. हम लोग clause number 17 में as per clause number 17, the tax auditor is required to furnish the details of the information in case any land, building or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted by AO. ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स, कंसिडरेशन क्या रिसीव हुआ है एंड वैल्यू क्या अडॉप्ट किया है फॉर असेसमेंट. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड, वैल्यू क्या है. फर्दर द ऑडिटर ऑल्सो इज रिक्वायर्ड टू furnish the consideration received or accrued during the relevant year in respect of such land and building transfer. Good one.
और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन्हीं क्लॉजेस पे जो हम लोगों ने रिवाइज किए। हम लोगों ने 28 तक क्लॉजेस रिवाइज कर लिए गाइस। या सो दिस इज द क्वेश्चन। While conducting the tax audit of A and company, you observe that it has made an escalation claim. Escalation claim मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड, P&L में नहीं आ रहा है। फिश वाला पॉइंट था ये, फिशरमैन वाला पॉइंट। फिश FABCDEF बोले तो 660, ओके, not accounted. How would you report to this? While writing the audit program of tax audit in respect of A Limited, you wish to include the possible instances of capital receipt if not credited to P&L, which needs to be reported under 16E. Please elucidate the possible instances. तो ये हम लोग रिपोर्ट करेंगे अंडर 16C। द टैक्स ऑडिटर, कौन सा वाला, ऊपर वाला पॉइंट जो हम लोगों को पैसा आया हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया था वो। The tax auditor has to report under clause 16C of 3CD any escalation claimed accepted by the assessee during the previous year not credited to P&L. Escalation claim should normally arise pursuant to a contract if so permitted by the contract. Only those claims to which the other party has signified unconditional acceptance should constitute the acceptable claim. मतलब आज हम लोगों ने एस्केलेशन क्लेम तो लगा दिया कि सर हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुई थी, आप मुझे 2 करोड़ रुपया दो। मैंने बोला कि देखो सर काम इतना अच्छे से हो रहा है, थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो 50 लाख बढ़ा दो। अब मैंने एस्केलेशन क्लेम तो कर दिया, क्या ये मैंने पैसा रिसीव किया? पैसा अक्रूव्ड या फिर पैसा रिसीवेबल एक्सेप्टेबल क्लेम कब लगेगा? जब सामने वाले पर्सन ने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जताया, उन्होंने कहा हाँ मैडम दे देंगे कोई बात नहीं, ठीक है, तब जाकर के टैक्स ऑर्डर उसको 16C में शो करेगा। नेक्स्ट, एनी इलस्ट्रेशंस, उन्होंने पॉइंट नंबर बी ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है? द फॉलोइंग आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट्स व्हिच आर इफ नॉट क्रेडिटेड टू P&L। हमको 16E में मेंशन करना होगा। कैपिटल रिसीट के एग्जांपल्स देखना। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट in the nature of promoters contribution, government grant in respect of certain specific fixed assets, compensation for surrendering certain rights कि ठीक है हम लोग ये बेचेंगे नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, उसका compensation, profit on sale of fixed assets, investments to the extent not credited to P&L। ये सारा हमारा कैपिटल रिसीट माना जाएगा और ये रिपोर्ट होता है 16E में। जनरल क्वेश्चन ये MTP में पूछा गया था। एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन पुट करो स्टूडेंट्स, EEQ एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 टिक किया है, ये भी पढ़ लेते हैं। While doing the tax audit under section 44AB of the Income Tax Act of the accounts of Blue Private Limited for the assessment year 2018-19, it was found that during the financial year 17-18, Blue Private Limited received 9,000 shares. जिसकी मार्केट वैल्यू was ₹90,000, which was transferred only for 45,000 from Stick Private Limited. The management of Blue Private Limited maintained that the transaction was as per the terms of negotiation कि भाई हम लोगों ने बार्गेन अच्छा किया तो हमको सस्ते में शेयर्स मिल गए। बॉस ऐसा कुछ सस्ते वस्ते में शेयर्स नहीं मिला है। इट इज़ a share transferred for a value which is for no value, either no consideration or inadequate consideration। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग इसको कहाँ रिपोर्ट करते हैं गाइस? ये लास्ट वाला क्लॉज था जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लॉज 28 में। हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस? क्लॉज 28, the reporting of receipts of shares, the aggregate fair market value which exceeds ₹50,000। ठीक है, तो ये हमको मेंशन करना होगा अंडर क्लॉज 28। यहाँ पे आगे मैं आपको थोड़ी कंडीशंस भी बताने वाली हूँ गाइस, मैं बताऊंगी आगे। ये सेम पॉइंट है, शेयर्स वाला, कितना शेयर्स मिला, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, कंसिडरेशन क्या है, रिसीव हुआ है। ये 29 वाला क्लॉज है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही चीज़ों के बारे में बताएंगे। 5627A, 5627B अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। Yes, this is the last question for revision। फिर से किताब में जाकर के क्लॉजेस पढ़ेंगे। मिस्टर ए एंगेज इन द बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, ये एप्लीकेबिलिटी का क्लॉज है। सोल प्रोप्राइटर प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। द टर्नओवर मेड ड्यूरिंग द ईयर was ₹124 lakhs। The goods returned in respect of sales made during the financial year 14-15 is 20 lakhs।
and is not included in the sales amount. The cash discount is 1 lakh, the prompt payment. Special rebate allowed to customers is rupees 5 lakhs. Kindly advise कि क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने हैं क्या. पहले तो ये समझो, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो यूजुअली मेरा लिमिट होगा 1 करोड़ रुपये. अगर इनका बैंकिंग चैनल्स के वाया ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारा लिमिट होगा 5 करोड़ रुपये. करंटली इन्होंने 124 बताया तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं. तो ऑल इन ऑल ये सिर्फ 5 करोड़ का पॉइंट ऐसा हिंट के नाम पे लग करके चलना. एंड करंटली मेरा टारगेट है 1 करोड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो हम लोग आंसर देखते हैं कि हम लोग इसमें से क्या क्या माइनस कर सकते हैं. गुड्स रिटर्न माइनस हो जाता है, येस. एंड स्पेशल रिबेट जो अलाउ है वो भी माइनस हो जाता है. तो 124 में से 1 करोड़ 24 लाख में से जो गुड्स रिटर्न है उसको माइनस करेंगे 20 लाख रुपए. एंड स्पेशल रिबेट जो आपने अलाउ किया है वो भी माइनस करेंगे. कैश डिस्काउंट जो आपने दिया है ना, कैश डिस्काउंट ये माइनस नहीं होगा. तो 25 lakhs 124 में से माइनस होगा 99 lakhs which is less than 1 crore. Hence tax audit is not applicable. Got it? पक्का? Surely? चलिए, सो यहाँ पे आपका ऑडिट के सवाल के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो रेलिवेंट टॉपिक के लिए थे वो रिवाइज हो चुके. अब फिर से आगे पढ़ना शुरू करते हैं. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स exceeding fair market value covered under 5627B. मतलब क्या है, अगर आपने यू बी कंपनी यू हैव इश्यूड शेयर्स एंड जो 15 रुपये की फेयर वैल्यू रखते थे आपको उसके लिए मिला है 25 रुपये. डोंट यू फील ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है. दिस 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. नेक्स्ट इज 29A. 29A बात करता है अमाउंट फोरफिटेड. अगर कोई भी कैपिटल असेट के लिए आपने टोकन मनी ले लिया और फिर वो फोरफिट कर दिया है, दैट इज अगैन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये भी आपको मेंशन करना होगा. 5629 के तहत टैक्सेबल होता है. सो whether any amount is included as the income chargeable under the head of income from other sources under 5629, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है the nature and the amount कैपिटल असेट. नेक्स्ट है 29B. 29B में आप रिपोर्ट करते हो inadequate consideration whether any amount is to be included under as income chargeable under income tax, income from other sources 56 to 10. बट ये 56 to 10 है क्या? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है. देखो 56 to 10 का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920 इफ एट ऑल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे शेयर्स नहीं आ रहा है गाइस, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स the consideration by less than higher of rupees 50,000 or 5% of the consideration, the difference will be chargeable to tax. ठीक है. अगर लेस देन हायर ऑफ मतलब अगर कम अमाउंट है डिफरेंस में तो कुछ नहीं होगा. अगर ज्यादा अमाउंट है डिफरेंस में तो टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट चार्जेबल टू टैक्स. देयरफॉर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी where the stamp duty is up to 105%, तो कोई दिक्कत नहीं है. मोर देन 105% होगा तो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा. इज अप टू 105% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन, नो एडिशन कैन बी मेड. ठीक है. ये अभी 105% वाला पॉइंट है. वहाँ पे परसेंटेज लिंक का कंसिडरेशन नहीं था इसके पहले, अभी उन्होंने ऐड किया है परसेंटेज वाला पॉइंट. 50,000 और 5% ऑफ द कंसिडरेशन अप टू 1.5% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन, नो एडिशन. मतलब बियॉन्ड दैट तो फिर यहाँ पे आएगा और 29B में रिपोर्ट होगा. क्वेश्चन, कंपनी हैज रिसीव्ड एन एडवांस फॉर कैपिटल असेट. द सेम इज आउटस्टैंडिंग फॉर 5 years and expected to remain outstanding as on 31st of March 21. What would be the tax auditor reporting responsibility? मैंने कहा कि कंपनी हैज रिसीव्ड एन एडवांस कैपिटल असेट के लिए एंड द सेम वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 5 years. 5 साल तक ये आउटस्टैंडिंग था एडवांस जो मिला आपको. एंड एक्सपेक्टेड टू रिमेन आउटस्टैंडिंग टिल 31st of March, मतलब ये वापस देने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही. व्हाट वुड बी द रिपोर्टिंग? देखो भाई, रिपोर्टिंग तभी ही होगा जब भी हम लोग फोरफीट कर रहे हैं अमाउंट. ठीक है. द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ओनली अराइज इफ एट ऑल द अमाउंट इज फोरफीटेड. इफ एन अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड एंड इज स्टैंडिंग इज एट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग इज मेड अनलेस एंड अनटिल ये अमाउंट हम ये बोल दें कि अब भूल जाइए पैसा, अब मैं फोरफिट कर रहा हूँ. तो जब तक आप फोरफिट नहीं करते हो रिपोर्टिंग नहीं आएगा. अगर आप ये अमाउंट को आउटस्टैंडिंग रखते हो, 5 साल रख लिया और रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग रखो इसको. अनटिल लेस
अमाउंट इज फोरफिटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा, भले अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, रिपोर्टिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन 2, इफ एन एसएससी हैज फोरफिटेड एन अमाउंट विदाउट द राइट ऑफ फोरफीचर, आपका हक नहीं था, लीगली आपका कोई हक नहीं था, बट फिर भी आपने इलीगल तरीके से ये अमाउंट फोरफिट कर दिया। फोरफिट तो किया ना, लीगल हो या इलीगल, फोरफिट किया, रिपोर्टिंग आएगा। If the SSC has forfeited the amount even without right, there is no action taken by another party, so हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करवाएंगे अप्रोप्रिएट नोट के साथ। नेक्स्ट, if an SSC has not forfeited the amount even having legal right, मतलब मुझ जैसा संत आदमी, ठीक है, सीधा साधा भोला भाला इंसान, हक होने के बावजूद उन्होंने अमाउंट फोरफिट नहीं किया, इवन आफ्टर द कंडीशंस वर कंप्लाइड, तो देखो भाई अगर फोरफिट नहीं किया है तो रिपोर्टिंग भी किस चीज़ का करेगा, है ना। So if SSC contends that amount has not been forfeited, the tax auditor पहले तो look into the fact, ऐसा संत इंसान है कौन इस घोर कलयुग में, ऐसा कौन है कि हक होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे या फिर फोरफिटिंग नहीं कर रहे। तो पहले तो लुक इनटू द फैक्ट दैट सच्ची में फोरफिट नहीं किया ना। अगर यू आर सेटिस्फाइड विद द एविडेंसेस दैट यस नो फोरफीचर हैज बीन टेकन प्लेस इवन दो द कंडीशंस एग्जिस्ट, तो फिर रिपोर्टिंग भी नहीं आएगी। गुड, चलो नेक्स्ट इज Clause 30, the amount borrowed repaid otherwise other than an account paying check on bill, hundi, bills of exchange under section 69D, 30 में रिपोर्ट होगा। 30A बेसिकली टॉक्स अबाउट बहुत सारा चीज़, काफ़ी सारी चीज़ पढ़ाने वाले में यहाँ पे। ट्रांसफर प्राइसिंग का सबसे पहला पॉइंट आता है, ये टी फॉर टाइगर वाला पॉइंट है, वेयर primary adjustments of transfer price, T से transfer price has been referred under subsection 1 of 92 CE has been made during the previous year, तो फिर हम लोगों को उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अंडर विच क्लॉज 92 सी के एडजस्टमेंट किए हुए हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट्स क्या है, वेदर द एक्सेस अमाउंट मेड अवेलेबल विद एसोसिएट, इफ यस देन एक्सेस अमाउंट रिपैट्रिएट हुए हैं कि नहीं, इफ नो देन अमाउंट टू बी इम्प्यूटेड एज अ इम्प्यूटेड इंटरेस्ट इनकम, ये सारा चीज़ लिखना है 92 CE वाले क्लॉजेस। 30B, इफ एन एसएससी, ये अच्छा वाला क्लॉज है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट का पॉइंट आने वाला है, 1 करोड़ रुपए के आसपास का। कहाँ गए, इफ एन एसएससी हैज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट एंड द नेचर, मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड दैट एक्सीड्स ₹1 CR, मतलब इंटरेस्ट जैसा कोई खर्चा किया है और इंटरेस्ट पे 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्ट अगर 1 करोड़ रुपए है तो अमाउंट बोरोड कितना होगा, कहीं ये गलत तरीके से तो अमाउंट रोटेट नहीं हो रहा है ना। इसके लिए हम लोगों को एडिशनल रिपोर्टिंग होता है अंडर 30B कि फिर इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर या फिर सिमिलर नेचर का एक्सपेंडिचर एक्सीड्स ₹1 CR रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, इफ यस देन फर्निश द डिटेल्स, EBIT कितना था, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 30%। ये नोट पे क्वेश्चन आने के चांसेस है गाइस, read it, very important. The third party lender and the associated enterprise of India borrow, both are non-resident, the reporting under 30B is applicable, ठीक है। Next, third party lender is non-resident but associated enterprise of Indian borrower is resident, reporting under 30B is applicable. The lender and the associated enterprise दोनों ही इंडिया वाले हैं, then reporting under 30B is not applicable, मतलब कोई तो एक फिरंगी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई तो एक either the borrower or the receiver, कोई तो एक फिरंगी है, नॉन रेसिडेंट है, 30B के अंदर रिपोर्टिंग आएगी। C, whether the assessee has entered into any impermissible avoidance agreement as referred under section 96 for the previous year, if yes, तो हम लोगों को ये reasons बताने हैं। This was not applicable till 31st of March 21. Yes, clause 31. Clause 31 guys talks about अगर कोई अमाउंट है जो आपके एसएससी जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, उन्होंने लोन या डिपॉजिट के फॉर्म पे लिया है, रीपेमेंट के नाम पे लिया है, स्पेसिफाइड सम के नाम पे लिया है, ये सब कुछ हुआ है वाया एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक,
मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट या फिर कैश। तो चलिए पढ़ते हैं क्लॉज 31। यहाँ पे ना खूब सारे इंटरनल क्लॉज है। सो हाउ यू शुड स्टडी, यू शुड रिवाइज दिस एज 31A B C D E, ये पहले पढ़ लेने का। उसके बाद आपको पढ़ना है BA BB BC BD। ये ऐसे करके ऐसा नहीं घुमाना है, नहीं, ये पहले पढ़ लो फिर उसके बाद ये पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के प्रोविजन में अमाउंट की जो लिमिट है ना, पहले में है 20,000 रुपये और नीचे है 2 लाख रुपए। तो चलिए पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर पता चलता है। क्लॉज 31। क्लॉज 31 में वी टॉक अबाउट लोन्स और डिपॉजिट्स इफ एट ऑल द असेसी हैज एक्सेप्टेड फॉर एन अमाउंट मोर देन इक्वल्स टू 25,000 इन कैश, any specified sum which the assessee has accepted for an amount more than equals to 20,000. इसके बाद आता है repayment of loan which is done in cash to 60/90 more than equals to 20,000. Repayment of loan and deposit originally also taken in cash, तो फिर यहाँ पे 31D में रिपोर्टिंग होगा, 31E में रिपोर्टिंग होगा repayment of loans and advances originally taken in bearer instruments or deposits that is not अकाउंट पे चेक, एंड यहाँ पे आप रिपेमेंट कर रहे हो उस अमाउंट का, एंड द अमाउंट इज ऑल्सो मोर देन इक्वल्स टू 20,000। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा अंडर 31A B C D E। अब BA BB BC BD क्या कहता है, एनी रिसीट पेमेंट फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 lakhs इन कैश बेरर इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट इन कैश पेमेंट इन बेरर इंस्ट्रूमेंट, ये सारा जो कैलकुलेशन होगा दैट इज द 2 lakhs का अमाउंट इज per person in a day for each transaction in respect of each occasion. So यहाँ पे मैंने author's note दे करके रखा था, students are advised to read the clause 31A B C D E all together first and then BA BB BC BD. Now particulars of each loan, मतलब इसका explanation है, each loans or deposits for an amount exceeding the specified sum कितना है, more than equals to 20,000। तो हम लोगों को कौन सी डिटेल्स देंगे, नेम एड्रेस पैन ऑफ द लेंडर और द डिपॉजिटर जहाँ से हम लोगों ने ये पैसा लिया, द अमाउंट ऑफ लोन टेकन और एक्सेप्टेड, द अमाउंट ऑफ लोन स्क्वेयर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, द मैक्सिमम अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, whether the loan or advances was accepted by account pay, electronic check के via electronic clearing house, in case the loans or advances was taken or accepted by account by check by bank draft, whether the same was taken or accepted by the account pay check or account pay draft। तो ये सब कुछ हम लोगों को रिपोर्टिंग करना होगा। तो फॉर ईच क्लॉजेस हमको इतना सारा रिपोर्टिंग करना होगा। इफ एट ऑल ABCDE के लिए अमाउंट मोर देन इक्वल्स टू 20,000 है, BA BB BC BD के लिए अमाउंट मोर देन इक्वल्स टू 2 lakhs। सो दिस इज 31 ABCDE। इसके बाद आता है 32 अबाउट द डिटेल्स ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन एंड स्पेक्यूलेशन। ये V फॉर वैन है, वैन में भर करके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन एंड स्पेक्यूलेशन लॉसेस। इसके बाद आता है 33 में वी राइट अबाउट द सेक्शन वाइज डिटेल द डिडक्शन, द चैप्टर वाइज डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 3, सेक्शन नंबर 10A 10AA के बारे में। TDS 34 में TDS के बारे में क्या प्रोविजन लिखना है, whether the assessee is required to deduct or collect tax as per the provision of this chapter, या फिर whether the assessee is required to furnish any statement of TDS or TCS। तो ये होता है 34A 34B। अब आता है 35 में हम लोगों को क्या मेंशन करना होता है, यहाँ पे we need to mention the details of goods और raw material। 35A फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न हमको क्वांटिटेटिव डिटेल्स देनी है अबाउट द ओपनिंग स्टॉक, द कंजम्पशन, द परचेजेस, द सेल्स एंड द क्लोजिंग स्टॉक। ऑल्सो हम लोग शॉर्टेज इफ एनी, ऑल्सो हम लोगों को बी में फर्निश करना होता है फिनिश गुड्स के बारे में, ठीक है, फिनिश गुड्स के बारे में द क्वांटिटेटिव डिटेल्स। सो दीज आर द डिटेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेजेस अगर कुछ है तो, परसेंटेज में यील्ड, इवन फिनिश गुड्स के लिए सेम डिटेल्स देंगे। 36 टॉक्स अबाउट, दिस इज Z, ठीक है, Z खत्म। 36 talks about the details of the dividend under section 1150। This will not be applicable from the assessment year 21-22, so I doubt इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। But 36A deemed dividend के बारे में है guys, where the assessee has received any amount in the nature of dividend which are referred under section 222E, that is deemed dividend, deemed dividend
If yes, then you need to furnish the details of amount received and the date of receipt. इसके बाद आता है 37, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल क्लॉज टू रिवाइज। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कोई रिजर्वेशन दिया है तो उसके बारे में उल्लेख करना। एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ गाइस। सी फॉर एग्जांपल ये है आपका एसएससी। एसएससी को अंडर 148 सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि सर आप कॉस्ट ऑडिट करवाइए। एसएससी हैज नॉट अपॉइंटेड एनी कॉस्ट ऑडिटर, कोई कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। अगर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, क्वेश्चन ये है बीइंग अ टैक्स ऑडिटर क्या आप ये चीज अपने क्लॉज नंबर 37 और फॉर्म 3CD में रिपोर्ट करोगे? यस और नो? वेरी गुड, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज क्लॉज नंबर 37 में आपको सिर्फ ये रिपोर्टिंग करना है कि क्या कॉस्ट ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशंस मार्क किया है इन हिज रिपोर्ट। इफ यस तो उसकी डिटेल्स देनी होगी। सो लुक एट दिस, कॉस्ट ऑडिटर मेंशन क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, देन द डिटेल्स हैज टू बी गिवन। आस्क फ्रॉम द एसएससी कि वेदर कॉस्ट ऑडिट वाज कंडक्टेड। इफ यस कोई ऑब्जर्वेशन दिया है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, मार्क दिस पॉइंट। No need to report in case the cost audit was ordered by CG and was not carried out during the year. Collect the details of any disqualifications, disagreements, जो भी matter, item, quantity, value, किसी के भी बारे में कुछ भी आइडेंटिफाई किया हो कॉस्ट ऑडिटर ने तो वो बताना है। एक छोटा सा चार्ट बनाती हूँ गाइस, कॉस्ट ऑडिट का उल्लेख कहाँ कहाँ आता है। If at all you want, please copy this chart. Cost audit is given as a duty by central government to the specified companies as per section 140 specified companies. Next आता है statutory auditor audit report and तीसरा आता है tax auditor। पॉइंट नंबर 1, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना होता है अंडर कारो इफ कारो रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल। कारो 2020 क्लॉज 6 में क्या मेंशनिंग होता है? मेंशनिंग होता है वेदर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स are made and maintained as specified under section 148। मतलब क्या, इसके ऊपर जो मैंने आपको ये केस बताया था कि कॉस्ट ऑडिट ऑर्डर किया है बट कॉस्ट ऑडिट हुआ नहीं है, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है टू रिपोर्ट अंडर कारो एंड कारो में आपको रिपोर्टिंग करते हो जस्ट अबाउट whether the cost records was made and maintained. You don't have to report, being a statutory auditor, you don't have to report about the cost audit. और टैक्स ऑडिटर के लिए क्या रिपोर्ट करना है गाइस? टैक्स ऑडिटर के लिए हम लोग कहते हैं यू नीड टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 37 दैट अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया है या नहीं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑडिटर का ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि नहीं ये। सो कॉस्ट ऑडिट ऑल टुगेदर आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है? कॉस्ट ऑडिट ऑल टुगेदर आपने पढ़ा है 148 में, जहाँ पे सीजी ने 2 चीज़ें स्पेसिफाई की है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 चीज़ें स्पेसिफाई करता है अबाउट फर्स्ट सेकंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यस मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड दूसरा ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट्स है गाइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर कारो क्या रिपोर्टिंग करता है? टैक्स ऑडिटर अंडर कारो क्या रिपोर्टिंग करता है? मैम अगर टैक्स ऑडिट नहीं हुआ टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? नहीं। कॉस्ट ऑडिट नहीं हुआ सर, अगर कॉस्ट ऑडिट नहीं हुआ टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? नहीं। कॉस्ट ऑडिट नहीं हुआ तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? नहीं। ठीक है, फिर चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्लॉज नंबर 38 में इफ इट ऑल द ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट देन यू नीड टू मेंशन अगेन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सर्विस टैक्स के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो सारी डिटेल्स। सो 37, 38, 39 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस अंडर कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी। 40 में यू नीड टू गिव द डिटेल्स ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज जैसे कि टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड, ये सारा। 41 में यू नीड टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द डिमांड रिफंड अंडर एनी अदर टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट या फिर वेल्थ टैक्स, अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जनवरी 21 में, दैट हाउ विल यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि कौन से डिमांड है अदर देन दी एक्ट, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स। 42 के अंदर यू नीड टू फर्निश द डिटेल्स in the statement form number 61, 61A फटका ट्रांजैक्शन एंड 61B दैट इज ये। So ये सारी डिटेल्स। मैम ये 61 किसको फाइल करना होता है, 61A किसको फाइल करना होता है, समझो। वेयर द पर्सन इज नॉट फर्निशिंग पैन, आपको उनका डिक्लेरेशन मिलेगा अंडर फॉर्म 60 दैट द पर्सन इज नॉट फर्निशिंग पैन। इफ यू आर इन रिसिपिएंट, मतलब आपने फॉर्म 60 रिसीव किया है, अगर आपने फॉर्म 60 रिसीव किया है देन यू नीड टू सबमिट फॉर्म 61। So 61 is required to be furnished by a taxpayer entering into the specified transaction under section 285 बार। ये है 61, ये है 61A और 61B कहता है अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन करना है, करेक्टिंग एरर्स, ओमिशन which was originally filed, तो आपको 61B फाइल करना पड़ेगा। So if the taxpayer is either filing 61, 61A, 61B, तो आपको क्लॉज नंबर 42 में इसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। सो ड्यू डेट, कब फर्निश किया, कौन सा फॉर्म फर्निश किया, ये सारी डिटेल्स देनी है। अब आता है यहाँ पे इट में बी नोटेड, ये पॉइंट जरा निकाल दीजिए आप। या it may be noted that the payment may be received from the various transactions on different dates and hence these may not be covered under 269 ST। different dates से specified transaction के अंदर 20 लाख या 20,000 या 2 लाख का अमाउंट क्रॉस नहीं होता होगा, तो हो सकता है आपको 31 वाले क्लॉज में रिपोर्टिंग ना आए, बट फिर भी बिकॉज ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है आपको 285 BA में तो रिपोर्टिंग करना ही होगा। इसका जस्ट अभी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ था, जस्ट रिसेंट पेपर में गाइस, नवंबर 21 में, दैट इज दिसंबर 21 में जस्ट रिसेंट क्वेश्चन कि भले वहां कवर ना हो रहा हो, यहाँ पे तो कवर होगा। नेक्स्ट आता है 43 में क्या क्वेश्चन आता है, वेदर द एसएससी और द पेरेंट एंटिटी आर रिक्वायर्ड आर लायबल टू फर्निश द रिपोर्ट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 286(2). इफ यस देन यू नीड टू फर्निश द डिटेल्स कि ऑल्टरनेट एंटिटी कौन है, किसने फाइल किया है फॉर्म्स। ये वाला 43 इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड गाइज मैंने इसको लास्ट टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ये और ये फटका ट्रांजैक्शन पे दिसंबर 21 में क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। ये लास्ट टाइम मेरे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन में था एंड दिस टाइम क्लॉज नंबर 43 इज इन माय एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा CBCR रूल्स एंड या कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट्स एंड ये वाला। सो ये 265 के हिसाब से क्लॉज नंबर 43 में रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। सो ये चीज़ के बारे में डिटेल्स हम लोग देंगे कि क्या टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, कितना एक्सपेंडिचर है फॉर द गुड्स विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST, कॉम्पोजिशन स्कीम, रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है विद रजिस्टर्ड एंटिटी एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। ये पूरा आपको ब्रेकअप देना है अंडर 44। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्लॉजेस कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट वेरी प्रोविजन पॉइंट टॉक्स अबाउट सिग्नेचर एंड द स्टैम्प्स। गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड हियर, जब भी हम लोग टैक्स ऑडिट के बारे में बात करें, बी इट इनकम टैक्स और GST ऑडिट, यू नीड टू फर्निश यूडिन। तो यूडिन आपको फर्निश करना ही होगा। अगर आपने यूडिन फर्निश नहीं किया है, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल।
ठीक है. And also note that the GST audit is not applicable from May 22 onwards. And also guys, one last question to be studied before we wind up the revision of clauses. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. देखिए अगर मैंने 3CD फाइल कर दिया, 3CD इज ऑलरेडी फाइल, एंड अब मुझे करना है इसमें चेंजेस. सो क्वेश्चन ये उठता है, कैन आई रेक्टिफाई माई ओन रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड 3CD? हाँ या नहीं? Yes or no? Answer is yes, but provided to certain conditions. अभी conditions क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं. Yes. So this is the question which I am talking about. So you are doing the tax audit of the company limited. After submitting the tax report, the management notices there was apparent mistake of law. Due to this mistake, revision in financial statements takes place. As a tax auditor, the company seeks your opinion whether the tax audit can also be submitted revised or not. Answer is yes. ये यूजुअली रिवाइज नहीं होता, पर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन हो सकता है. रिविजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नॉट नॉर्मली. हाउएवर, if at all the accounts are revised in the following circumstances, then even the tax auditor will have to make the revision of tax audit report. पहला, revision on accounts after adoption in the annual general meeting. चेंज इन लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया है, या फिर चेंज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कोई CBDT का सर्कुलर आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई जजमेंट आ गया, उसके वजह से द टैक्स ऑडिटर शुड स्टेट दैट द रिपोर्ट इज रिवाइज्ड, क्लियरली स्पेसिफाई द रीजन देयरऑफ. ओनली ये 3 कंडीशन की वजह से ही अगर अकाउंट्स में चेंज आया है तो फिर आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज कर सकते हो. Got it? So guys, here we complete the super quick revision along with memory technique of fiscal audit. Now we will be going through few more important questions and then ये session wind up करेंगे. So question number 1. ABCD Limited is consistently following accounting standards as required by section number 133 of the Companies Act. During your tax audit under section 44AB of Income Tax 1961, the Board of Directors informed you that the profit of the company is properly arrived at and the accounting standards applicable to it have been followed consistently as such. There is no need for any adjustments to be made as per income computation in the disclosure standards. Based on the requirement of the law in this regards, examine the validity of the stand of the management. बताइए फॉलो करना है या नहीं करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं बोलो एज पर सेक्शन 133. During the tax audit 44AB, the board of directors inform you that profit of the company is properly arrived by using accounting standard as applicable, and that is only consistently followed. तो अभी कोई ICDS के हिसाब से कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. हाँ या नहीं? हम लोग बोलेंगे 145 के हिसाब से ICDS फॉलो करना अनिवार्य है. उन्होंने हमको 2 मेथड्स दिया है, कैश, मर्केंटाइल. ठीक है. So business and profession shall be computed in accordance with cash और mercantile basis. 145(2) के हिसाब से CG ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ICDS to be followed for the respected class of the company. In the instance case, ABC Limited is consistently following accounting standard which is in compliance with 133, but not complying ICDS. So यहाँ पे हम लोग बोलेंगे thus ABCD is required to adjust profit in compliances with ICDS. ये वाला चीज़ ऑलरेडी हो चुका हमारा, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर है ये पॉइंट. दिस इज ऑल्सो डन. अब आता है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो डन. क्लॉज 28 का रिपोर्टिंग है ये. दिस इज ऑल्सो क्लॉज 28 के ऊपर का रिपोर्टिंग. आपको याद है मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला भी पॉइंट बताया आपको, 50,000 और 105% लेस देन लो हायर ऑफ. दिस इज ऑल्सो डन. पैरा 16E. वो लोग एग्जाम्पल्स मांग रहे हैं आपसे. मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए थे. गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलना, ग्रांट्स मिलना, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड एसेट के लिए परफेक्ट ग्रांट मिलना, इंक्वायरी करना, और फिर ये है एग्जाम्पल्स. दिस इज डन. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं.
Mr. PK is conducting tax audit under Section 44AB of Income Tax Act of MG Limited for the financial year ended 31st March 2019. There is a difference of opinion between Mr. PK and the management under certain points. As a tax auditor, Mr. PK has to report whether the statement of particulars in Form 3CD are true and correct, and the same is required to be annexed with Form 3CA. मेन क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है बॉस, बोलता है एडवाइज दिस मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय मिस्टर पीके व्हाइल फर्निशिंग द पर्टिकुलर्स इन 3CD। बच्चों ये जनरल पॉइंट्स वाला आंसर है जो मैंने आपको एकदम स्टार्ट में पढ़ा है आफ्टर मेमोरी टेक्निक कि आपको क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। आपको कंसिडर करना है इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी दो से ज़्यादा क्लॉज में है तो उसका स्पेसिफिक रेफरेंस दिया जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इसके पीछे का रीज़न जो है, एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो दोनों के व्यू को कोट किया जाए। जो क्लॉजेस है जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्लॉजेस है वहाँ पे बाकायदा लिखा जाए कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। डिसअलावेंसेस एकदम ही अप टू डेट, हम लोग कहते हैं ना एज टाइम बीइंग इन फोर्स, जो लॉ एप्लीकेबल है उसके हिसाब से इन कन्फर्मिटी विद अमेंडेड लॉ। 7 पॉइंट्स है टोटल गाइस यहाँ पे। अगर पार्ट और पीस मिल में टैक्स ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है पूरा का पूरा रिपोर्ट विथहोल्ड किया जाए। इन्फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, एंड कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ऊपर आप बिलीव भरोसा कर सकते हो, बट इसका रेफरेंस आपको देना है फॉर्म नंबर 3CA या फिर 3CB में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ABC Printing Press, a proprietary concern, made a turnover of about 1.03 crores for the year 2019. The management explained its auditor, Mr. Z, that it undertakes different job work from various customers. The raw material required for each job are dissimilar. Okay. It purchases the raw material as per the specification, requirement of each customers, and there is hardly any balance left in raw material remaining in the stock except the pending work in progress for the year. Because of the variety and the complexity of the material, it is impossible to maintain stock register. Give your comment. अब यहाँ पे ना दो चीज़ टैप हो रही है गाइस। पहला, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एप्पल वाला क्लॉज 11 कितने जनों को याद आया? क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने में स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन होना है, तो यहाँ पे हमारा एक उल्लेख आ सकता है। और ऑल्सो रॉ मटेरियल नहीं ये लोग रजिस्टर मेंटेन करते, तो मैंने अभी अभी आपको बोला आपको डिटेल्स देनी है ऑफ द रॉ मटेरियल, तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे हिंडर होगा। सो 35 याक वाला पॉइंट है ये, एंड 11। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिकॉग्नाइज दैट दिस आंसर नीड्स टू कोट 2 क्लॉजेस, ठीक है। The explanation of the entity for use of variety of raw materials for different job undertaken may be valid. Frankly speaking ये valid है। कई बार आपके जो टैक्स पेज जो एसएससी का टैक्स ऑडिट आप करते हो, बिकॉज वो लोग डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, इनके लिए ये रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट ऑडिटर नीड्स टू स्पेसिफिकली चेक दैट, वेरीफाई द स्पेसिफाइड जॉब ऑर्डर्स, डिफरेंट रॉ मटेरियल परचेज, तो अपने आप की तसल्ली करना जरूरी है। If possible, the auditor may also inquire कि जो सेम प्रिंटिंग प्रेस है, सेम सिमिलर प्रिंटिंग प्रेस है, उनका क्या स्टैंड है इस केस में। At the same point of time, he has to report and certify under clause 35B and 11B the form under form 3CD about the details of stock and the accounts, that is stock register maintained. He must verify the closing stock of raw material, work in progress, finished goods as concerned, at least one. At least on the date of the balance sheet. In this case, the said details are not properly maintained. He has to specifically mention the same with the reasons of not maintenance of the stock register by the entity. Mark it very important as an expected exam question. Next, question number 12. Comment with respect to the maintenance, with respect to computation of the total sales, turnover, gross receipts in the business exceeding the prescribed limit under Section 44AB of Income Tax Act, discount allowed, cash, prices and sales proceed,
कौन सा कंसिडर करेंगे या कौन सा कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग को ये कंसिडर करना है। डिस्काउंट जो होता है कैश डिस्काउंट वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। कैश डिस्काउंट अदर देन अलाउड इन कैश मेमोज इनवॉइसेस नॉट रिलेटेड टू टर्नओवर देयरफॉर शैल नॉट बी डिडक्टेड। इसके अलावा जो नॉर्मल डिस्काउंट होता है वो डिडक्ट होता है। प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न जो सेल्स रिटर्न है वो भी डिडक्ट होता है, विल बी डिडक्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है तो खुश मत हो जाओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपने शायद इंटरमीडिएट पे अगर टैक्स पढ़ा होगा उसी के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन। A cooperative society having the receipt of rupees 1 crore gets its accounts audited by a person eligible to do audit under Cooperative Society Act 1912, who is not a chartered accountant. State with reasons whether the audit report can be furnished by as tax audit report under this section. कि जो पर्सन सीए नहीं है क्या वो पर्सन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। ये वो वाला पर्सन है हु इज एलिजिबल टू कंडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। पेट पे लात ऐसी सिचुएशन लग रही है। सो furnishing the tax audit report of cooperative society as per section 44AB read with the explanation 288(2) of Income Tax Act. The accountant means chartered accountants within the scope of Chartered Accountancy Act 1949 includes in relation to any state, any person who by the virtue of the provision of 141 the Companies Act is entitled to conduct the audit of the companies under the state. Accordingly, a person who is not a chartered accountant, as mentioned in their question, though he is eligible to conduct cooperative society का audit, you cannot provide taxation, मतलब direct tax का audit, but not eligible. So this is an important point, highlight कर दो। सो जो यहाँ पे रूटीन चेक्स में क्या क्या लिखेंगे, आपको बुक्स रिकॉर्ड्स वाउच करना है, ट्रांजैक्शन विच आर फॉलोइंग अंडर द एम्बिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट या ट्रस्टी, ये सारा चीज़ हमारा काम। स्टेट वेदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैन बी रिवाइज्ड, नॉर्मली नो, however in 3 following situation accounts can be revised and based on that tax audit report can also be revised. Normally no, however if accounts are revised in the following circumstance, tax audit can also be revised. Companies Act, law, interpretation. Okay. Question number 15. Draft an audit program for conducting an audit of public trust. पब्लिक ट्रस्ट 12A वाला सेक्शंस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर वाला ही पॉइंट है, नीचे आपको लिखना है। ऊपर वाला पॉइंट वहाँ पे नहीं लिखते तो बेटर था। हम लोग कहते हैं कि टैक्स ऑडिट के लिए ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफ ट्रस्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, वाउच करना है ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रांजैक्शंस आर फॉलोइंग विद इन द एम्बिट, ऑथोराइजेशन है कि नहीं, all the incomes due to the trust have been properly accounted for, all the expenses and outgoings are pertaining to the trust, amounts applied are towards the objective of the trust, obtain the trial balances, profit and loss, सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है दे आर ऑथेंटिकेटेड और नॉट। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है गाइस। ये पीके वाला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड for furnishing, this is also done. Mr. Kusha, a practicing chartered accountant, has signed GST audit report, the tax audit and the tax audit report under 44AB of Income Tax Act for the financial year 1920. They are filed online using digital signature without generating UDIN on the grounds that there is no field for mentioning UDIN on digitally signed document. Is the contention of Mr. Kushal valid? Give your comments with reference to Chartered Accountancy Act and schedules thereto. Yes, so answer में हम क्या लिखेंगे? आंसर में हम लिखेंगे कि this is a professional misconduct. ICAI ने ऑप्शन में 2 ऑल्टरनेटिव बताए हुए हैं, आंसर 2 ऑल्टरनेटिव व्यू से दिए हुए हैं। सबसे पहला उन्होंने मेंशन किया है क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, जहाँ पे हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि इफ़ एट ऑल काउंसिल गाइडलाइंस वगैरह फॉलो नहीं की कोई भी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ने तो यहाँ पे मिसकंडक्ट माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
ऑल्सो ऑल्टरनेटिव व्यू ICAI ने यहाँ पे ये बताया है क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से ईशा कोपीकर, दो अलग अलग क्लॉजेस है गाइस, प्लीज मेक इट श्योर। एक है इरफान भाई क्लॉज, जिन्होंने मेरी मेमोरी टेक्निक पढ़ी है उन्हीं के लिए है ये 9-1 फर्स्ट शेड्यूल, एंड दूसरा है ईशा कोपीकर 9-1 सेकेंड शेड्यूल। अब यहाँ पे आपको बताया जाता है 9-1 सेकेंड शेड्यूल में इफ इट ऑल यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, तो यहाँ पे मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो ये सेम आंसर यहाँ पे लिखना है 9-1 सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से यू विल बी हेल्ड गिल्टी, एनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट will be held guilty of professional misconduct if he fails to invite attention to material departure from the generally accepted auditing procedures which are applicable to that circumstance. So दोनों तरीके से ICAI ने आंसर दिया है, you can write any one of that. This is not required to be quoted. 9-1 second schedule will be quoted. ये वाला आंसर हम लोगों ने कर लिया. This is GST audit which is not applicable to you. This is already done. This is also applicability. This is easy. This is also done. ये पढ़ लेते हैं. December 21 का क्वेश्चन जो मैं आपको कह रही थी, this is important. Now, CA Nitish, while carrying out the tax audit of PQR Limited, observed that PQR Limited has entered into specified financial transaction covered under Section 285(b) from Income Tax Act 1961. PQR Limited had furnished a statement that specified financial transaction in Form 61(a) guide CA Nitish with reporting requirements under clause number 42 of 3CD. The management contends that the auditor need not report. Management बोलता है कि भाई साहब ये कवर नहीं हो रहा है क्योंकि ये पार्ट्स बाय पार्ट्स में हमको अमाउंट आया है, तो आई डोंट थिंक सो 42 में आपको रिपोर्ट करना होगा बिकॉज द सेम इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ 69ST. अब कमेंट करो, हम लोग बोलेंगे कि भले आपका 69ST में कहाँ गया, हाँ जी हम लोग क्या बोलेंगे, भले 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 आपका 69ST में रिपोर्टिंग ना करना हो, बट यहाँ पे तो रिपोर्टिंग करना होगा, अनिवार्य है. ठीक है, क्लॉज 42 में ये मैंने आपको ऑथर्स नोट के हिसाब से दिया हुआ है, राइट, बट विल हैव टू बी रिपोर्टेड अंडर 285(1). Got it? Everyone done? So guys, here you complete the super detailed revision of direct tax law, audit under direct tax law. Also guys, memory technique will be helpful for you all. So that was all about the current session. I hope you enjoyed the class. Don't forget to hit that like button and do comment in the comment section below that any other requirements of yours which we can take it over YouTube and that can add on to your preparations of examination. This is CA Khushbu Sangvi signing off. You all keep studying, keep revising, be safe, take care, bye-bye.